हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इस अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर वर्षा गुप्ता, योर आईपी एडुकेटर फॉर क्लास 11th आईपी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, बुक कोड 065 का। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमआईक्यू सीरीज में चैप्टर नंबर 5 को। यस स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा के आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सो एमआईक्यू की सीरीज में हम चैप्टर नंबर 1 to 4 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 to 4 पर बेस्ड कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हमने सभी ने देख लिए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है सो उसे आप एक्सेस कर सकते हो magnetbrains.com वेबसाइट के थ्रू, यूट्यूब प्लेलिस्ट के थ्रू, या फिर आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी सारे वीडियो लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हो। क्लास 11th आईपी का हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, वन शॉट रिवीजन्स, प्रैक्टिकल्स, एवरीथिंग सभी चीज आपको मिल जाएगी मैग्नेट ब्रेन्स पर। राइट, कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। राइट, सो यहाँ पर इस चैप्टर में हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा वाले चैप्टर में क्या समझा था। बेसिकली यहाँ पे हमने जाना था डेटा होता क्या है, डेटा से कैसे इंफॉर्मेशन बनती है। राइट, और जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करते हो, लाइक आप मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी का यूज करते हो, तो उसमें आप किस तरीके से डेटा को प्रोसेस करते हो। सीपीयू जो होता है वो कैसे डेटा को प्रोसेस करता है। राइट, इसके अलावा डेटा डिफरेंट टाइप का होता है ना। तो इस चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा के बारे में समझा था। स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, डेटा को कैसे एनालाइज किया जाता है। राइट, बिग डेटा वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है वो भी हमने यहाँ पर समझा था। यदि देखा जाए तो डिफरेंट टाइप का डेटा जनरेट होता है ना। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में कुछ टेक्सचुअल डेटा इनपुट कर सकते हो, कुछ ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स या फिर कुछ विजुअल, है ना। हम किसी भी तरीके का डेटा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करते हैं, वो प्रोसेस होता है, उसके बाद आपको सर्टेन आउटपुट मिलता है। राइट, सो इस चैप्टर में बेसिकली हमने कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी देखा था, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स भी देखी थी जिनकी मदद से आप डेटा को एनालाइज करते हो, जैसे मीन, मीडियन, मॉड, है ना। मेजर्स, वेरिएबिलिटी के बारे में भी हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वगैरह को भी समझा था कि ये जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है इन्हीं की मदद से हम बेसिकली लार्ज अमाउंट में जो डेटा होता है उसको एनालाइज कर सकते हैं। सो ये सारे टेक्निक्स भी हमने इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किए। अब जिस भी स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है अभी तक, सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स को देखो ताकि आपको आज जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ बताने वाली हूँ ना वो सभी क्वेश्चंस आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। राइट, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये चैप्टर आपका एक थ्योरेटिकल चैप्टर है और थ्योरेटिकल चैप्टर को समझना बहुत जरूरी होता है। जब आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन का आंसर खुद से लिखकर आ सकते हो फिर। राइट, प्रोग्रामिंग, कोडिंग जैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। चैप्टर बहुत ही सिंपल है जिसमें हमने डेटा के बारे में पढ़ा है, कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के बारे में पढ़ा है, कितने टाइप का डेटा होता है वो पढ़ा है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखा है। यदि एक बार चैप्टर को आपने पढ़ लिया, छोटा सा चैप्टर है ना, सो जिस भी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ा जल्दी से जाके इस चैप्टर के सारे वीडियो लेक्चर्स को देख लो ताकि हम फटाफट से फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शुरू कर सके और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें जिनके आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। होप आप सभी के एग्जाम्स भी अब नियर ही होंगे। राइट, फेब एंड में या मार्च के स्टार्टिंग में आप सभी के एग्जाम्स होंगे, सभी के स्कूल में अनाउंस भी हो चुके होंगे। राइट, तो आईपी के पेपर से बहुत ज्यादा बच्चों को वैसे भी डर लगता ही है। राइट, तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। जब मैं हूं आपके साथ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर पर बेस्ड जिनके आपके एग्जाम में आने के फुल चांसेस हैं। क्या पता जो क्वेश्चंस मैं आज आपसे डिस्कस कर रही हूँ इनमें से ही कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम पेपर में आपको मिल जाए तो कितनी अच्छी बात होने वाली है। राइट, चलिए तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हम जितने भी चैप्टर्स के डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 to 4 हमने पूरा डिस्कस कर लिया जिसमें हमने ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन, वर्किंग विद लिस्ट एंड डिक्शनरीज, कंप्यूटर सिस्टम, इमर्जिंग ट्रेंड्स, इन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है वही फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। क्या फॉर्मेट है? पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को, फिर हम डिस्कस करेंगे उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, देन आफ्टर दैट हम यहाँ डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। राइट, अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट एंड लॉन्ग, ये फॉर्मेट क्यों रखा गया है? जस्ट बिकॉज क्योंकि आपका जो पेपर होता है एग्जाम में, जो आपको पेपर मिलेगा फाइनल पेपर, उसमें जो फॉर्मेट होगा पेपर का वो यही रहेगा। कुछ क्वेश्चंस आपको वेरी शॉर्ट मिलेंगे जो 2 मार्क के अकॉर्डिंग आपसे पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस उसके बाद आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे जो 3 मार्क के अकॉर्डिंग आपसे पूछे जाएंगे। देन आफ्टर दैट आपको लॉन्ग आंसर्स मिलेंगे जो आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, कुछ पैसेज बेस्ड भी हो सकते हैं, लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो आपसे 4 मार्क के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं पेपर में। राइट,
सो इसके पहले भी यदि हम देखें तो एमसीक्यूज आते हैं आपके पेपर में, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन दिया रहता है, उसके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, सही आंसर आपको बता के आना पड़ता है। तो ये एमसीक्यू भी हम इस चैप्टर के पूरे कंप्लीट कर चुके हैं ना। एमसीक्यू की यदि लिंक चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा चैप्टर 5 के एमसीक्यू को भी हम खत्म कर चुके हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो यही आपके पेपर का फॉर्मेट होता है ना, आपका जो एग्जाम पेपर होता है उसका फॉर्मेट यही होता है। अब जब आप क्लास 12th में जाओगे तो वहां भी यदि आईपी का आप पेपर देखोगे तो आपको यही फॉर्मेट में पेपर मिलेगा ऑलमोस्ट। एमसीक्यूज होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट देन लॉन्ग, राइट। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक हमने डिस्कस किए वो इसी फॉर्मेट में डिस्कस किए कि हर चैप्टर से कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग बन सकते हैं, राइट। चलिए, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज नॉलेज, हाउ इज इट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन। नॉलेज क्या होता है और ये इंफॉर्मेशन से कैसे रिलेटेड होता है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नॉलेज मीन्स ज्ञान, है ना, हिंदी में यदि हम बोलते हैं तो ज्ञान का मतलब क्या हुआ, नॉलेज का क्या मतलब हुआ, बेसिकली अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, जिस भी चीज के बारे में यदि आपको पता है ना, ठीक है, तो वो बेसिकली आपका नॉलेज कहलाता है। और इंफॉर्मेशन क्या हुई, कैसे इससे रिलेटेड है, जब आपके पास में नॉलेज होगा तभी आपके पास इंफॉर्मेशन हो सकती है, राइट, उसी से आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो, है ना। सो यहाँ पर इंफॉर्मेशन हो सकता है आपको कोई इंफॉर्मेशन पता हो, कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता हो, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन नॉलेज के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। सो नॉलेज इज अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग और स्किल दैट यू गेट फ्रॉम एक्सपीरियंस और एजुकेशन, जो आप अपने एक्सपीरियंस से, अपनी एजुकेशन से गेन करते हो, है ना। जो भी आप अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस से गेन करते हो, जो स्किल, जो अंडरस्टैंडिंग, जो अवेयरनेस, वो क्या कहलाता है, नॉलेज कहलाता है। ये हमें अच्छे से क्लियर है। इंफॉर्मेशन इज द फैक्ट्स और डिटेल्स ऑफ अ सब्जेक्ट। इंफॉर्मेशन क्या हुई, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई फैक्ट, कोई डिटेल जो आपको पता होती है या जो आप किसी और को बताते हो, वो होती है आपकी इंफॉर्मेशन। सो दे आर रिलेटेड। नॉलेज इज द नोइंग ऑफ समथिंग एंड इंफॉर्मेशन इज व्हाट यू कैन और कांट नो। आ गई बात समझ में, एग्जाम्पल भी अच्छा है और आपको यहाँ पे दोनों चीज अच्छे से क्लियर हो रही कि कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड है। 2 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या लिख कर आओगे, कैसे लिख कर आओगे, बिल्कुल इसी तरीके से लिख कर आना, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटा। डेटा का क्या पर्पस होता है, जो डेटा जनरेट होता है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज करो वहां से डेटा जनरेट होता है। आप पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज कर रहे हो तो आप कुछ कोड लिख रहे हो, ठीक है, फिर उसको रन कर रहे हो, वो प्रोसेस से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां भी डेटा जनरेट हो रहा है। आप कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, इमेज डाल रहे हो, कोई ऑडियो वीडियो अपडेट कर रहे हो तो वहां भी डेटा जनरेट हो रहा है। ईमेल सेंड कर रहे हो, वहां डेटा जनरेट हो रहा है, राइट। आप कुछ सर्च कर रहे हो, आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर रहे हो तो वहां भी डेटा जनरेट कर रहे हो, राइट। तो बिजनेस में, एग्रीकल्चर फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, आपको आजकल कंप्यूटराइज्ड जमाना है, टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो हमारे आसपास आप देखोगे डेटा ही डेटा मिलेगा, राइट। तो डेटा का पर्पस क्या है बेसिकली, सो इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशंस टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ अ गिवन स्ट्रेटेजी। ये मेन इसका बेसिक पर्पस है, क्या कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या मेजर करने के लिए अलाउ करता है, बेसिकली डेटा अलाउ करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए, है ना। जो भी स्ट्रेटेजी वो फॉलो कर रहे हैं, सपोज हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं ना, किसी भी बिजनेस में डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, परचेस डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो कस्टमर्स की क्वेरीज को हैंडल करता है, राइट। तो ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइप का डेटा आता है। तो कहीं ना कहीं जब ये डेटा कलेक्ट किया जाता है, इस डेटा को प्रोसेस किया जाता है, तभी एक आउटपुट तक पहुंचाया जाता है, राइट। तो यही मेन स्ट्रेटेजी जो है, इसी को किसके अकॉर्डिंग प्रोसेस किया जाता है, इसी को कैसे मेजर किया जाता है, डेटा के थ्रू मेजर किया जाता है। So hope you understand these things, that data allows organizations to measure the effectiveness of a given strategy. For example, यदि हम यहाँ पे बात करें कि कोई बिजनेस कंपनी है, ठीक है, वो अपने 5 साल की जो सेल्स है, परचेस है, उसको रिकॉर्ड करके रखती है 5 इयर्स की। जब ये वो रिकॉर्ड करके रख रही है तो कहीं ना कहीं उनके पास में 5 इयर्स का बैलेंस शीट रिकॉर्डेड होगा, उनको ये पता होगा कि 5 इयर्स में उन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कितना लॉस हुआ है, कितने एक्सपेंसेस हुए, ये सब चीज उनके पास रिकॉर्डेड होगी। तो वो उसी के अकॉर्डिंग आगे की पॉलिसीज बना सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। तो डेटा क्या हुआ, आगे की स्ट्रेटेजीज को बनाने के लिए, आगे की पॉलिसीज को बनाने के लिए वो जो कलेक्टेड डेटा है, जो
उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है, जिसके बिहाफ पे वो उसे एनालाइज करके एक रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं, है ना, एक डिसीजन ले सकते हैं। तो ये डेटा कहीं ना कहीं इफेक्टिवली जब उन्होंने मेजर किया तो उसी के अकॉर्डिंग वो आगे अपनी स्ट्रेटेजीज को प्लान कर पा रहे हैं। तो डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। सो एग्जाम्पल से भी क्लियर हो गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटा, है ना। नाउ What is the importance of data? डेटा की इंपॉर्टेंस क्या होती है? अब चैप्टर का नाम ही अंडरस्टैंडिंग डेटा, तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि डेटा की इंपॉर्टेंस क्या होती है। पर्पस तो देख लिया। सो डेटा आर क्रिटिकल फॉर कैरेक्टराइजेशन, कैलिब्रेशन, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन and assessment of models for predicting the long-term structural durability and performance of materials in extreme environments। देखो, यदि देखा जाए तो डेटा क्रिटिकल भी होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह से आपको जो डेटा मिल रहा है वो बिल्कुल बेनिफिशियल है, हर जगह से जो डेटा आपके पास में आ रहा है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है, ठीक है। कभी कभी डेटा देखो ऐसा हो सकता है कि बिग डेटा की जब हम यहाँ पर बात कर लेना, बिग डेटा की, तो ये जो चीज़ है वो इसी पर बेस्ड है ना। क्या बताया मैंने यहाँ पर आपको कि यदि हम 1 सेकंड की बात कर लें या 1 मिनट की बात कर लें, तो 1 मिनट में डेटा ईमेल से भी जनरेट हो रहा है, बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, वर्ल्ड की, तो ईमेल से भी जनरेट हो रहा है, कुछ सोशल मीडिया वेबसाइट्स के थ्रू, स्नैपचैट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इनके थ्रू जनरेट हो रहा है ना। कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हो, वहां से जनरेट हो रहा है, राइट। मतलब हर एक वेबसाइट, हर एक सॉफ्टवेयर, कहीं ना कहीं से डेटा जनरेट हो रहा है। अब किस फॉर्मेट में जनरेट हो रहा है, कैसा भी फॉर्मेट हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, टेक्सचुअल, ग्राफिक्स, है ना। सो डेटा आर क्रिटिकल फॉर कैरेक्टराइजेशन, डेटा को कैरेक्टराइज करना डिफिकल्ट है, उसको कैलिब्रेट करना, वेरीफाई करना, वैलिडेट करना, इवन असेसमेंट of models for predicting the long term structural durability and performance of material in extreme environment, right। so यहाँ पे जो डेटा की इंपॉर्टेंस है वो बिग डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ समझी जा रही है। इसके अलावा आप इसमें डेटा की इंपॉर्टेंस को ऐड कर सकते हो कि ये जो क्रिटिकल डेटा है इसको आप स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप इन्हें एक्सेस कर सको इजीली। स्ट्रक्चर्ड वे मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि आप इस तरीके के डेटा को एक सही तरीके से, एक सही फॉर्मेट में अरेंज करो ताकि आप उसको फर्दर एनालाइज कर सको। डिफरेंट टेक्निक्स का आप यूज करो इन डेटा को अरेंज करने के लिए, इफेक्टिवली आप इसे एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो ये चीजें होती है बेसिकली जो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिख कर आनी है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस है। अब देखो इंपॉर्टेंस और पर्पस कहीं ना कहीं एक ही जैसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, राइट। तो दोनों में यदि आप सेम आंसर भी लिख कर आते हो ना तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही है। पर्पस पूछो या इंपॉर्टेंस पूछो, पर्पस पता होगा तभी इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ पाओगे, राइट। ये चीज भी क्लियर है ना। नाउ हाउ इज नॉलेज बेस डिफरेंट फ्रॉम अ डेटाबेस? नॉलेज बेस कैसे डेटाबेस से डिफर करता है, कैसे डिफरेंस है? So the difference between a database and a knowledge base is that a database is a collection of data representing facts in their basic form, while a knowledge base stores information as answers to questions or solutions to problem। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर नॉलेज बेस का मतलब क्या हुआ? नॉलेज बेस मतलब यहाँ सिंपल इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा रहा है, जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग यदि कोई आंसर है या किसी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसको आप स्टोर कर रहे हो, राइट। लेकिन वहीं यदि हम डेटाबेस की बात करते हैं तो डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है जो कि डेटा को रिप्रेजेंट करता है। सो डेटाबेस में डेटा आपको अच्छे से पता है कि टैब्यूलर फॉर्मेट में अरेंज होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कलेक्टिव होता है, राइट। सो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई, दोनों में डिफरेंस क्लियर, डन। नेक्स्ट देखो, अ सैंपल ऑफ रेनफॉल, ओके ये आपको यहाँ पर एक केस बेस्ड क्वेश्चन दिखेगा, ध्यान से समझना। रेनफॉल का सैंपल यहाँ पे दिया हुआ है mm में, ठीक है, 73 mm, 56 mm, 61, 82, 64, 57, 165, 93, 85। तो ये हमें एक डेटा दिख रहा है, ठीक है, डिफरेंट डेज पर रेनफॉल का ये सैंपल दिख रहा है हमें, क्लियर। सो विच स्टेटिस्टिकल टेक्निक वुड यू यूज टू मेजर द रेनफॉल? रेनफॉल को मेजर करने के लिए, ये इतने डेज में जो रेनफॉल है इसे मेजर करने के लिए आप कौन से स्टेटिस्टिकल टेक्निक का यूज करोगे? सो स्टेटिस्टिकल टेक्निक हमने ढेर सारी यहाँ पे पढ़ी थी, मीन, मीडियन, मॉड, और इसके अलावा हमने वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज सब पढ़ा था। सो यहाँ हम किसका यूज करेंगे? यहाँ यदि आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा रेनफॉल किस दिन हुआ, सबसे ज्यादा ये सबसे कम रेनफॉल कब हुआ, मीडियम रेनफॉल कब है, इस तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ एनालिसिस हमें यहाँ करना है इस डेटा को देखकर, तो यहाँ पे आप कौन से स्टेटिस्टिकल टेक्निक का यूज करोगे? सो ऑब्वियस यहाँ हम यूज करेंगे रेंज का। रेंज का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू में से, रेंज का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करना, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ठीक है, यही रेंज का फंक्शन फॉर्मूला होता है। हमें अच्छे से पता है, मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिकल जो भी मीन, मॉड, मीडियन वगैरह क्वेश्चन यदि आपने देखे और 10th में भी आपने सॉल्व किए होंगे,
है ना। सो वहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू को जब माइनस कर देते हो तो आपके पास डिफरेंस निकल के आता है, जिसे हम रेंज कहते हैं। सो यहाँ पे यदि रेनफॉल आपको निकालनी है तो आपको हाईएस्ट लोएस्ट फाइंड आउट करना है, फिर आप डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। सो द रेंज प्रोवाइड्स अ वेरी लिमिटेड इंसाइट इनटू द अमाउंट ऑफ डिस्पर्जन इन द डिस्ट्रीब्यूशन as only the largest and the smallest value are considered. The range is 165 is the largest value and 56 is the smallest value, दोनों को माइनस किया तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये आपने एक रेंज फाइंड आउट कर ली 10 mm कि इस पर्टिकुलर रेंज के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि इस रेंज से डिस्पर्स हो रही है सारी वैल्यूज, राइट। सो बात समझ में आ गई कि आप यहाँ पे कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक को यूज कर सकते हो रेनफॉल को मेजर करने के लिए, राइट। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर इस पर्टिकुलर डेटा पर आपसे 2 मार्क्स में मीन मॉड भी पूछे जा सकते हैं, तो क्वेश्चन कैसा भी आपसे यहाँ बन सकता है। सो आपको प्रिपेयर रहना है, राइट। कोई बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे क्योंकि मैथ का सब्जेक्ट नहीं है, हमारा आईपी सब्जेक्ट है और यहाँ पे हर एक टेक्निक के लिए फंक्शंस बने हुए हैं, ठीक है। यदि आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानते हो, जो कि हमने पढ़ाई है 3rd चैप्टर में 4th चैप्टर में, तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पे मीन मॉड मीडियन जैसे फंक्शंस बने होते हैं जो सारी चीज़ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देते हैं। आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ डेटा इनपुट करो, आप डेटा वैल्यूज इनपुट करो, प्रोसेसिंग का काम पूरा उन फंक्शंस का होता है जो बिल्ट इन फंक्शंस आपको मिलते हैं। इसके लिए स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरीज वगैरह यहाँ पे अवेलेबल होती है। नाउ 6th क्वेश्चन, कंसीडर द सेम रेनफॉल डेटा एज गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने अभी रेनफॉल वाला डेटा देखा उसी को कंसीडर करना है। विच स्टेटिस्टिकल टेक्निक वुड यू अप्लाई टू गेट द एवरेज रेंज ऑफ रेनफॉल दैट ऑकर्ड इन मोस्ट डेज। मतलब कि यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में वही सेम डेटा पर एवरेज कैलकुलेट करना है कि एवरेज रेंज में आपको ये बताना है कि किस पर्टिकुलर रेंज में यहाँ पर रेनफॉल हुई है मोस्ट डेज में। सो यहाँ पर आपको किसका यूज करना पड़ेगा, कौन से स्टेटिस्टिकल टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। सो मीन मॉड मीडियन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। मीन मॉड मीडियन अच्छे से क्लियर है। मीन जब आपको एवरेज निकालना होता है तब यूज करते हो। मॉड जब आपको मोस्ट ऑकरेंस वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है गिवन डेटा में से तब मॉड का यूज करते हैं। मीडियन जब मिडिल वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है तब मीडियन का यूज करते हैं। वहीं हम स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से कोई वैल्यू कितना डिस्पर्स हो रही है तब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं, और उसी का स्क्वायर रूट जब निकालना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का तब हम वेरिएंस का यूज करते हैं, राइट। तो ऐसे कुछ 5-6 स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हमने यहाँ पर पढ़ी है और ये आपने मैथ्स में भी देखी होगी, राइट। सो यहाँ पे हमें जिसका यूज करना है वो होगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। विच स्टैटिस्टिकल टेक्निक स्टैंडर्ड डेविएशन टेक्निक वुड यू अप्लाई टू गेट द एवरेज रेंज ऑफ रेनफॉल दैट ऑकर्ड ऑन मोस्ट डेज, राइट। चलिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डेटा बीइंग कलेक्टेड और जनरेटेड इन द फॉलोइंग सिनेरियोज। अब ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ डेटा दिया हुआ है दैट बीइंग कलेक्टेड और जनरेटेड इन फॉलोइंग सिनेरियोज। पहला, रिकॉर्डिंग अ वीडियो। जब आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो यहाँ पर एक वीडियो जनरेट होता है, वीडियो टाइप का डेटा जनरेट होता है, तो ये किस टाइप का कहलाता है। तो यहाँ हमने 3 टाइप्स के डेटा को देखा था, अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड। सो ये आपको बताना है कि कौन से टाइप का डेटा होगा। सो वीडियो जब आप रिकॉर्ड करते हो तो ये किस टाइप का डेटा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड टाइप का डेटा होता है, राइट। मार्किंग अटेंडेंस बाय अ टीचर। टीचर जो है आपका अटेंडेंस रजिस्टर होता है इस तरीके से अरेंज्ड, यहाँ पे नेम लिखे रहते हैं स्टूडेंट्स के और यहाँ पे आपकी अटेंडेंस होती है, ठीक है, जिसमें आप PA यही आता है प्रेजेंट एब्सेंट के लिए, डेट वाइज अटेंडेंस होती है। सो ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है। सो यहाँ पर ये किस टाइप का डेटा होगा, स्ट्रक्चर्ड टाइप डेटा होगा। वहीं राइटिंग ट्वीट्स, अब ट्विटर पे जब आप कुछ भी मैसेज लिखते हो, कुछ भी ट्वीट करते हो तो उसके लिए भी फिक्स्ड कैरेक्टर की लेंथ है, ठीक है, कि 160 कैरेक्टर या 255 कैरेक्टर से ज्यादा आप ट्वीट नहीं कर सकते, इतना ही बड़ा आपको मैसेज ट्वीट करना है, तो वो भी एक फिक्स्ड और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है, ठीक है। आप कुछ और नहीं उसमें ऐड कर सकते हो, सिर्फ कैरेक्टर्स ही लिख सकते हो, इमेजेस वगैरह, ग्राफिक्स या ऑडियो वीडियो को ऐड नहीं कर सकते हो, है ना। सो ये भी क्या हो गया आपका स्ट्रक्चर्ड का एग्जाम्पल हो गया। फिलिंग एन एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, जो ऑनलाइन आप एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो उसका भी स्ट्रक्चर फिक्स होता है ना। मतलब कुछ लेबल होते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स होता है, सपोज यहाँ नेम लिखा है तो आप नेम एंटर करते हो, क्लास लिखा हुआ है तो आप क्लास एंटर करते हो, ठीक है। सो ये भी एक फिक्स्ड वे में होता है, जो वैल्यू आप यहाँ पे इनपुट करते हो, ओके पे क्लिक करते हो तो ये जाकर कहाँ स्टोर होती है,
टेबल में स्टोर होती है, टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर हो जाती है इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो ये भी एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है डेटा, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, स्ट्रक्चर्ड। सो ये इस तरीके का क्वेश्चन आपसे जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, ये मान के चलो कि इस तरीके का क्वेश्चन तो आपके एग्जाम पेपर में छप चुका है, ठीक है, कि रिकॉर्डिंग अ वीडियो, क्योंकि वीडियो कैसा भी हो सकता है, कितने भी ड्यूरेशन का हो सकता है ना, ये एक अनस्ट्रक्चर्ड टाइप का डेटा होता है। वहीं यदि स्टूडेंट की अटेंडेंस है, कोई ट्वीट है या फिर ऑनलाइन फॉर्म है जो आप फिल करते हो, इनका जो डेटा होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में क्रिएट होता है। आप इसको स्ट्रक्चर्ड वे में प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में देखते हो और क्रिएट करते हो, दैट इज कॉल्ड दे आर स्ट्रक्चर्ड डेटा, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, बस आपको बताना है कि किस टाइप के एग्जाम्पल है। फाइन, चलिए अब आ गए हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। अभी तक हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखे कि 2 मार्क के अकॉर्डिंग इस चैप्टर पर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, एंड ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस आपसे 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा, डेटा क्या होता है, ठीक। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन से ये डेटा कैसे डिफरेंट होता है। सो ये क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 3 में भी पूछा जा सकता है। देखो 2-3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ज्यादा वेरी नहीं करते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस भी यहाँ पूछे जा सकते हैं। स्पेसिफिकली जब आप इनको पॉइंट वाइज लिखते हो तो 2 मार्क्स में आपको 4 पॉइंट लिखना है, 2 पॉइंट तो लिखकर ही आना है, वहीं 3 मार्क्स में आपको 6 पॉइंट या 3 पॉइंट तो लिखकर ही आना है। सो ज्यादा इनमें वेरिएशन नहीं होता है। सो जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ बता रही हूँ ना, स्पेसिफिकली शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, इनमें कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। ये कोई भी क्वेश्चन आपसे 2-3 में पूछे जा सकते हैं, राइट। चलिए, सो डेटा क्या हुआ, डेटा आर द रॉ फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स वेयर एज इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट्स द डेटा दैट इज एक्यूरेट एंड टाइमली। डेटा जो भी रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं वो आपके डेटा कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ कुछ नंबर्स लिख दिए 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 5, 8, ओके। तो ये अभी कुछ नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जो इधर उधर लिखे हुए स्प्रेड वे में। लेकिन वही मैंने यहाँ पे ये बताया, इन नंबर्स को अरेंज करके लाइक दिस, ठीक है, और ये मैं शो कर रही हूँ यहाँ पे कि ये जो नंबर्स हैं ये कॉन्टैक्ट नंबर है। क्या है ये? कॉन्टैक्ट नंबर है किसी पर्सन का, XYZ का। तो अब यहाँ पे ये चीज आपकी थी डेटा, ठीक है, कि कुछ नंबर्स थे, कुछ रॉ फैक्ट्स थे। लेकिन वही जब आपने इस डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज कर दिया और इसको बता दिया कि ये जो लिखा हुआ है ये कॉन्टैक्ट नंबर है, तो ये बन गई आपकी इंफॉर्मेशन। आई मेरी बात समझ में कि डेटा और इंफॉर्मेशन क्या हुआ। सो डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हो गए, कुछ स्टेटिस्टिक्स हो जाते हैं, वेयर एज इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट्स द डेटा। इंफॉर्मेशन डेटा को ही रिप्रेजेंट करता है, एक्यूरेट एंड टाइमली, specific and organized for a purpose, presented within a context that give it meaning and relevance, and can lead to an increase in understanding and decrease in uncertainty, right? So information किससे बनती है? डेटा से ही। जब डेटा को कलेक्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, तो उससे आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। अब वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होती है, टाइमली होती है, सही वे में ऑर्गेनाइज्ड होती है, ठीक है, और आपको एक मीनिंग और एक रिलेवेंस प्रोवाइड करती है डेटा के साथ। यहाँ पर उस इंफॉर्मेशन से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी डिक्रीज होती है। सो इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली प्रोसेस्ड एंड इंटरप्रिटेड डेटा। तो डेटा को प्रोसेस करने के बाद, डेटा को इंटरप्रिटेट करने के बाद में इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है, विच इज प्रेजेंटेड इन मोर मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट दैट अलाउ अ बिजनेस टू मेक बेटर डिसीजंस, जिसकी मदद से, जिस इंफॉर्मेशन की मदद से आप बिजनेस में डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है। तो डेटा इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई अब डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो क्या लिख कर आओगे, अब ये चीज क्लियर हो गई है, राइट। चलिए, व्हाई इज इंफॉर्मेशन सो हाइप्ड, इट्स इजंट इट द सेम टाइप प्रेजेंटेड इन अ बेटर वे। सो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। सो इंफॉर्मेशन रिफर्स टू इंटरप्रेटेड एंड प्रोसेस डेटा एज पर अ स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। ये हमें अच्छे से पता है कि इंफॉर्मेशन किसको रेफर करता है, जो भी डेटा है उसको जब आप प्रोसेस करते हो, ठीक है, या वो डेटा इंटरप्रेट होता है तो एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में शो होता है, जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इट अलाउज अ बिजनेस टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस by presenting data in a way that can be interpreted by management in that context. For instance, customer information would be useful in providing matrices surrounding clients customer engagement to determine better ways to engage to work with clients, obvious है ना। सो ये एग्जांपल से आपको ये जो क्वेश्चन का आंसर ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो रहा होगा कि इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही आप बिजनेस में फर्दर डिसीजंस ले सकते हो। जैसे मैंने बताया, अभी हमने प्रीवियसली एग्जांपल लिया था, सबसे बेस्ट एग्जांपल, कि आप अपने बिजनेस के डेटा को मेंटेन करते हो, स्टोर करके रखते हो। लास्ट 5 इयर्स का डेटा आपने स्टोर किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है,
राइट। अब उसके बेसिस पर आप नेक्स्ट ईयर की आने वाली सारी पॉलिसीज स्ट्रेटेजीज को डिफाइन कर सकते हो, उसके बेसिस पर आप डिसीजंस ले सकते हो। आपके आने जो लास्ट 5 ईयर्स है उनका जो डेटा आपने कलेक्ट किया, आपने कितनी सेल्स की, कितनी परचेज किया, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, वो सारी चीज को प्रॉपर एनालाइज करके अब आपको आगे क्या इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरीके से आगे क्या प्लानिंग स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी, आप उसको डिजाइन कर सकते हो, है ना, उसे डिफाइन कर सकते हो। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको किससे मिल रही है, जो प्रीवियसली रिकॉर्डेड डेटा है, जो प्रोसेस्ड हो चुका है, जिसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल चुका है। अब आगे आप अगेन उससे जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, आप आगे उसके लिए फिर डिसीजंस ले पा रहे हो। सो यही इसका बेस्ट एग्जांपल है, राइट। समझ में आ गई बात। वहीं यदि हम कस्टमर्स की बात कर लें तो कस्टमर्स भी कुछ ना कुछ आपको रिस्पॉन्स सेंड करते हैं, कस्टमर्स का भी डेटा आप कलेक्ट करते हो, तो कस्टमर्स के जो फीडबैक होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हो, राइट। उनके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग भी आप अपने बिजनेस के लिए डिसीजंस लेते हो। सो कहीं ना कहीं आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, आप कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उससे आप एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, उससे आप डिसीजन ले पा रहे हो, राइट। सो यही इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर होगा। समझ में आया। नाउ एग्जाम्पल के साथ पॉइंट वाइज आंसर को लिखकर आना, बिल्कुल बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, राइट। अब जैसे कि मैंने अब फिर से बता रही हूँ आपको कि थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि किसी भी आंसर को कैसे आपको लिखकर आना है। जितना ज्यादा हो सके थ्योरी वाला जो पार्ट होता है ना, उसमें आप एग्जाम्पल्स के साथ समझा के आओगे तो ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इन बिजनेस। बिजनेस में डेटा प्रोसेसिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। So the importance of data processing in business is justified by the fact that the data processing leads to increased productivity and profit। अभी हमने डिस्कस किया, आपकी प्रोडक्टिविटी प्रॉफिट इंक्रीज होता है, बेटर एनालिसिस कर सकते हो आप, ठीक है, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, ठीक है, मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल प्लानिंग कर सकते हो, कॉस्ट का कहीं ना कहीं रिडक्शन होता है, इजी इन स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड रिपोर्ट मेकिंग, इसमें भी आपको इजी होता है। सो ये सारे कहीं ना कहीं बेनिफिट्स हैं, हम बोल सकते हैं क्या है, बेनिफिट्स हैं जब आप डेटा को स्टोर करके रखते हो, उसको एनालाइज करते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग जो डिसीजंस लेते हो, तो कहीं ना कहीं उन सभी से कॉस्ट रिड्यूस होती है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप रिलायबल प्लानिंग कर पाते हो, डिसीजन ले पाते हो, सही तरीके से एनालाइज कर पाते हो, राइट। सो ये सारे कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं बेनिफिट्स भी होते हैं, ओके। अब बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा तो भी यही लिख कर आना है। नाउ क्वेश्चन 4, how does data improve business decisions and make it more cost effective। कैसे डेटा जो है वो इंप्रूव करता है आपके बिजनेस डिसीजंस को और ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। सो गिव एन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर, ओके। अगेन बिजनेस रिलेटेड है, देखो सबसे ज्यादा जो डेटा प्रोसेस किया जाता है वो बिजनेस में ही होता है ना, वहीं सबसे ज्यादा डेटा भी कलेक्ट किया जाता है। सो बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए डेटा की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे आपके बिजनेस डिसीजंस को इंप्रूव करता है, कैसे कॉस्ट इफेक्टिव होता है। बोला अभी हमने कि कॉस्ट कम लगती है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है कहीं ना कहीं, कैसे। सो डेटा हेल्प्स वन अंडरस्टैंड एंड इंप्रूव बिजनेस प्रोसेस सो वन कैन रिड्यूस वेस्टेड मनी एंड टाइम, ठीक है। एवरी कंपनी फील्स द इफेक्ट ऑफ वेस्ट, it depletes resources, squanders time and ultimately impacts the bottom line, right। For example, bad advertising decisions can be one of the greatest waste of resource in a company। आपने देखा होगा कोई भी कंपनी की यदि एडवर्टाइजिंग सही नहीं है, सही तरीके से वो सही चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम उनके क्या देखते हैं कि रिसोर्सेज वगैरह है वो वेस्ट हो रहे हैं। With data showing how different marketing channels are performing, however, one can see which one offer the greatest ROI and focus on those, or one could dig into why other channels are not performing as well and work to improve their performance। This would allow one to generate more leads without having to increase the advertising spend, right। So hope आपको इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट, है ना, कि क्या देखा हमने यहाँ पर। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो एडवर्टाइजमेंट करने में बहुत सारे अपने रिसोर्सेज को, मनी को, सब चीज़ों को वेस्ट कर देती हैं, राइट, और वो भी सही तरीके से नहीं होता है। लेकिन वहीं जो उनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में, है ना, उसी चीज़ को बहुत बेटर वे में करते हैं और कहीं ना कहीं कॉस्ट भी रिड्यूस कर लेते हैं, राइट। सो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि हमें फोकस करना है टास्क पर, हमें फोकस करना है कि हम रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप जितना इफेक्टिवली इफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज़ करोगे उतना ही इफेक्टिवली इफिशिएंटली आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव जो ये फीचर है ना, वो आप अचीव कर पाओगे, राइट। समझ में आ गया। नाउ कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ डेटा में हेल्प वन एनालाइज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना है दैट हाउ डेटा में हेल्प वन एनालाइज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, सो उसमें डेटा कैसे हेल्प करता है। ऑब्वियस कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में, जहां बिजनेस में
डेटा होता है आपके प्रोडक्ट सर्विसेज से रिलेटेड, वहीं पर एम्प्लॉयज का डेटा, कस्टमर्स का डेटा भी मेंटेन किया जाता है, राइट। एम्प्लॉयज का डेटा भी, सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में 100 या 1000 एम्प्लॉयज काम करते हैं तो उनका भी तो डेटा मेंटेन किया जाता है, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मेंटेन की जाती है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब ज्वाइन किया, उनका सैलरी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन की जाती है ना। सो ये जब डेटा आप कलेक्ट करोगे, स्टोर करके रखोगे, तभी तो आप उसके रिगार्डिंग सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज दे पाओगे एम्प्लॉयज को, है ना। सो डेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो से यू हैव अ टॉप परफॉर्मिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव who have sent most leads to. However, when you have a delay into the data reports, it shows that she closes deals at the lower rate than one of your other sales representative who receives fewer leads but closes deal at a higher percentage. So here with the help of data only, the performance of two sales representatives were analyzed. In the absence of process data, it would not have been possible. देखो क्या बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पर आपके पास क्या है, एक टॉप परफॉर्मिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। अब वो बहुत ज्यादा लीड्स लेकर आता है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा लीड सेंड करता है। However, when you delve into the data reports, it shows that she closes deals at the lower rate then one of other sales representatives who receives fewer leads. Okay, जो कम leads को एक्सेस करता है, रिसीव करता है, but closes deals at higher percentage. जो deals है उसको वो higher percentage पे क्लोज करता है और ये lower percentage पे। तो यहाँ पे जब आप दोनों के डेटा को देखते हो, कंपेयर करते हो, तो यहाँ पे आप दोनों के डेटा को एनालाइज करके ये बता सकते हो कि किसने ज्यादा अचीव किया है, ठीक है। सो हियर विद द हेल्प ऑफ डेटा ओनली, सिर्फ डेटा की मदद से ही आप परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो दोनों एम्प्लॉयज की, राइट। सो समझ में आ गया। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी एग्जांपल लिखकर आ सकते हो, देखो, ठीक है। सपोज यहाँ पे आपको कंपेयर करना है सैलरीज में, ठीक है, कि एम्प्लॉयज की सैलरीज को आपको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो आपको प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड्स देखने होंगे, ठीक है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपको एम्प्लॉयज के अटेंडेंस वगैरह को चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी बनाना है, तो आपको प्रीवियस डेज की सैलरीज वगैरह, जो अटेंडेंस वगैरह, उनको देखकर ही, उस डेटा को देखकर ही आपको आगे काम करना पड़ेगा, है ना। तभी आप कोई डिसीजन ले पाओगे कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो इतने दिन में इतनी बन रही है, इतनी कट रही है, इतने डेज लीव लिया हुआ है, इतनी सीएल मिलती है, राइट। सो ये सारी चीजें आप प्रीवियसली जो डेटा आपने कैप्चर किया है, जो स्टोर किया है, उसी के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो ना। सो कोई भी एग्जांपल आप यहाँ पर लिखकर आ सकते हो, राइट। चलिए 6th क्वेश्चन, व्हाट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब स्ट्रक्चर्ड डेटा तो हम इतनी देर से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि स्ट्रक्चर्ड डेटा टेबुलर फॉर्मेट में होता है, एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है, जिसमें डेटा सर्च करना, उसमें से डेटा को एक्सेस करना, रिट्राइव करना भी इजी होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या हुआ, जो प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। सो द टर्म अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज वन विद विच नो आइडेंटिफिएबल स्ट्रक्चर इज अवेलेबल। कोई भी आइडेंटिफिएबल स्ट्रक्चर यहाँ नहीं होता है। जैसे स्ट्रक्चर्ड डेटा में टेबुलर फॉर्मेट होता है, यहाँ कोई भी आइडेंटिफिएबल स्ट्रक्चर नहीं होता है, किसी भी फॉर्मेट में डेटा क्रिएट होता है। Unstructured data is also described as the data that cannot be stored in rows and columns, है ना। टेबुलर फॉर्मेट मतलब रो और कॉलम, इसमें जो डेटा स्टोर नहीं होता है वही आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाता है ना। सो ये टेबल आप कहाँ क्रिएट करते हो, डेटाबेसेस में, MySQL, Oracle, MS Access, Excel, ये जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करते हैं, बट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यहाँ पे स्टोर नहीं होता, कोई रिलेशनल डेटाबेस यहाँ यूज नहीं किया जाता है। इसका यदि हम एग्जांपल देखें तो फिर ये डेटा कैसा होता है, तो यहाँ पे हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात कर ले तो इस डेटा में आपका ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, टेक्सचुअल फाइल, सब चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे आप स्नैपचैट से कुछ पोस्ट कर रहे हो, कोई स्नैप शेयर कर रहे हो, आप टेलीग्राम से कोई टेक्सचुअल मैसेज कर रहे हो, ठीक है, वहीं आप ईमेल सेंड कर रहे हो, ठीक है, वहीं आप कुछ ग्राफिक्स, कुछ ऑडियो, कुछ वीडियो क्रिएट कर रहे हो, तो ये कलेक्टिवली जो डेटा है कैसा है, अनस्ट्रक्चर्ड है ना। So an example of unstructured data is a video file or an image file. These all are the example of unstructured type data, right? अभी हमने previous 2 मार्क के क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया था कि कौन सा स्ट्रक्चर्ड है, कौन सा अनस्ट्रक्चर्ड है। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में बनता है, डेफिनेशन भी आती है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपसे व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा के फॉर्मेट में भी पूछ सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए 7th, व्हाट इज मेटा डेटा, हाउ इट इज डिफरेंट, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा इज नोन एज मेटा डेटा, राइट। क्या बताया मैंने, मेटा डेटा का मतलब क्या हुआ, जब डेटा के बारे में भी फर्दर और इंफॉर्मेशन होती है ना, उसी को हम बेसिकली मेटा डेटा कहते हैं। जैसे एक इमेज है, आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रही है, राइट। सपोज यहाँ पे मैंने एक फ्लावर की इमेज बनाई हुई है। अब ये जो इमेज है ये किस टाइप की है, क्या इसका साइज है, क्या इसकी क्वालिटी है ना, किस सॉफ्टवेयर में बनाई गई है, कितने पिक्सल्स और रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग है, ये सब चीज जो इस इमेज से रिलेटेड है ये कहलाएगी इसकी मेटा डेटा।
ये इमेज है, ये हमें पता है कि ये एक डेटा आपने कलेक्ट किया, ये डेटा एक स्टोर किया। सो इस डेटा की जो इंफॉर्मेशन है, डेटा अबाउट जो डेटा है फर्दर, ये आपका मेटा डेटा कहलाता है। सो होप आपको मेटा डेटा क्लियर है। वहीं यदि हम बात कर लें कोई टेबल की, तो टेबल आपने क्रिएट किया, एक स्टूडेंट टेबल बनाया जिसमें फर्दर स्टूडेंट की डिटेल स्टोर है, ठीक है। आपने बता दिया 10 कॉलम है इस टेबल में और 50 स्टूडेंट की डिटेल है, तो यहाँ पे आपने ये डेटा क्रिएट किया हुआ है। लेकिन वहीं हर एक कॉलम में कितने साइज का कॉलम होगा, क्या वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है, वो क्या हो गया, एक पर्टिकुलर कॉलम का डेटा हो गया, राइट। तो मेटा डेटा क्या होता है, किसी डेटा के बारे में फर्दर डेटा मेटा डेटा कहलाता है। तो द मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा, इट कैरेक्टराइजेस डेटा, डेटा को फर्दर फीचर करता है, फर्दर कैरेक्टराइज करता है। इट मेनली यूज्ड फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन सच एज द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कैन बी अंडरस्टूड। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होता है, तो उसको प्रॉपर वे में डिफाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, जिससे आप इसे इजीली समझ सको। जैसे कि मेटा डेटा फॉर एन इमेज फाइल वुड बी इट्स टाइप, साइज, क्वालिटी एक्सेट्रा। ओके, आगे बात समझ में। किसी भी इमेज को देखकर आप उसको क्या कर सकते हो, जज नहीं कर सकते हो। जब आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन पता होती है कि इमेज का टाइप ये है, साइज ये है, ये क्वालिटी है, ठीक है, तो आप क्या कर पा रहे हो, उस इमेज के बारे में और ज्यादा चीज समझ पा रहे हो, है ना, उस इमेज को इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। तो जो फर्दर इंफॉर्मेशन है उस इमेज से रिलेटेड, वो मेटा डेटा कहलाती है। ओके, सो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए बेसिकली मेटा डेटा का यूज किया जाता है। क्लियर? चलिए, What are some characteristics of structured data? Structured data के क्या characteristics हो सकते हैं? अभी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा समझ लिया, साथ ही हमने स्ट्रक्चर्ड भी समझा, इनमें डिफरेंस भी आता है, आगे डिस्कस करेंगे हम। क्या फीचर्स हुए स्ट्रक्चर्ड डेटा के? सो सम फीचर ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा आर, स्ट्रक्चर्ड डेटा हैज एसोसिएटेड डेटा टाइप्स। स्ट्रक्चर्ड डेटा किससे रिलेटेड होता है? डेटा टाइप से रिलेटेड होता है। डेटा टाइप से रिलेटेड मतलब जो भी डेटा कॉलम्स आप क्रिएट कर रहे हो, जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पर कि हमने एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करी, ठीक है। स्टूडेंट टेबल में आपने रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, क्लास, फीस ये ऐड किया, ठीक है। तो ये आपने एक डेटा डिफाइन किया, यहाँ आपने कुछ वैल्यूज को भी इनपुट कर दिया है, फाइन, कुछ डेटा भी डिफाइन कर दिया। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपने यहाँ क्रिएट किया हुआ है। सो स्ट्रक्चर्ड डेटा इज एसोसिएटेड डेटा टाइप। ये डेटा टाइप से रिलेटेड होता है कि रोल नंबर में आपने नंबर टाइप वैल्यू एंटर किया है, मतलब 101 इस तरीके से। नेम में आपने कैरेक्टर वैल्यू इनपुट किया हुआ है, और जो कैरेक्टर है वो भी नेम के अंदर 20 कैरेक्टर से ज्यादा का नाम नहीं होना चाहिए। वहीं आपने क्लास में आपने क्या एंटर किया है, कैरेक्टर टाइप का एंटर किया है, और यहाँ पे क्लास आप रोमन नंबर्स में एंटर कर रहे हो, तो 3 कैरेक्टर से ज्यादा का साइज नहीं होना चाहिए। सो ये क्या है, हर एक कॉलम को आप डिफाइन करते जा रहे हो, हर एक कॉलम में किस तरीके का डेटा होना चाहिए, इसमें नंबर टाइप का, कैरेक्टर टाइप का, कितने कैरेक्टर्स होंगे, कितने नंबर्स होंगे, ये सब आप डिफाइन कर रहे हो, डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हो ना। सो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आप बना के दे रहे हो कि भाई इस टेबल में इस तरीके की इंफॉर्मेशन होगी। सो स्ट्रक्चर डेटा किससे रिलेटेड होता है? डेटा टाइप से। डेट, नेम, नंबर, कैरेक्टर, एड्रेस, दिस ऑल आर दी डेटा टाइप्स, राइट। चलिए नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर्ड डेटा इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड। जब हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है एक स्ट्रक्चर में, एक फॉर्मेट में, सो इसी को हम स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं ना। कैसे ऑर्गेनाइज्ड है? यहाँ पर रो कॉलम के फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ गलती के कोई चांसेस नहीं होते हैं, यहाँ आप यूनिक रो को रिकॉर्ड करते हो। हाईली ऑर्गेनाइज्ड कैसे होता है? यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स, रूल्स, रेगुलेशंस यहाँ बहुत सारे अप्लाई करते हो, वैलिडेशंस लगाते हो, ताकि प्रॉपर और एक्यूरेट डेटा ही मेंटेन किया जा सके। ओके, स्ट्रक्चर्ड डेटा आर स्टोर्ड इन डेटाबेसेस एंड हैंडल्ड थ्रू एसक्यूएल। अब इस हाईली ऑर्गेनाइज्ड डेटा को किसकी मदद से आप एंटर करते हो, कैसे क्रिएट करते हो? डेटाबेसेस के फॉर्मेट में, टेबल्स के फॉर्मेट में, जिसके लिए आप एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हो, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का, राइट, जिसके लिए हमने MySQL सॉफ्टवेयर देखा था। लाइक आपने नेक्स्ट 2 चैप्टर्स देखे और लास्ट 2 चैप्टर्स 11th के, जिसमें हमने डेटाबेस और SQL लैंग्वेज के बारे में पढ़ा है ना। सो उसमें हमने स्ट्रक्चर्ड डेटा को ही मेंटेन किया है, राइट। स्ट्रक्चर्ड डेटा आर डिपेंडेंट ऑन स्कीमा। ये इसका एक हम बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रक्चर्ड डेटा जब आप क्रिएट करते हो तो वो एक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, एक फॉर्मेट पर डिपेंड करता है, जिसे हम उसका स्कीमा कहते हैं। स्कीमा का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? स्ट्रक्चर और फॉर्मेट जिसके बेसिस पर आप टेबल क्रिएट करते हो, रो कॉलम में एंट्री करते हो। दैट इज दे हैव एसोसिएटेड ब्लूप्रिंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा एंड इट्स लॉजिकल व्यू पॉइंट। ओके, सो कोई डाउट नहीं है इन पॉइंट्स में, समझ में आ गए? क्लियर। 9th क्वेश्चन, व्हाट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा? तो 3 टाइप के हमने डेटा देखे थे, कौन कौन से? यहां पर हमने देखा था स्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट अनस्ट्रक्चर्ड, जिसके बारे में हम अगेन पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में एग्जांपल भी देखा। और एक टाइप का होता है जिसे हम बोलते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर्ड में क्या आ जाता है?
जो ना तो अनस्ट्रक्चर्ड होता है ना स्ट्रक्चर्ड होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है, जिसमें हम एग्जांपल समझ ले आपका, तो यहाँ पे आप ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल समझो, है ना, वो सेमी स्ट्रक्चर्ड टाइप का डेटा होता है। क्लियर? सो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा इज अ हाइब्रिड ऑफ बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, दोनों से मिलकर बना होता है, जो आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड कहलाता है, हाइब्रिड फॉर्म होता है। इट हैज सम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट इट डज नॉट हैव द कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं किया होता है। The semi-structured data is often treated as unstructured data, कभी कभी आप इसको unstructured data की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। इसकी एग्जाम्पल यदि हम बात कर लें तो XML, JSON, ईमेल्स, नो कोई भी SQL का सॉफ्टवेयर नहीं, DBs नहीं, इवेंट ट्रैकिंग, वेब पेजेस जो देखते हो आप वेबसाइट्स में जो वेब पेजेस वगैरह होते हैं, ये सब सेमी स्ट्रक्चर्ड की कैटेगरी में ही आते हैं, राइट, जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा फिक्स्ड स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जाता है, बट हाँ एक स्ट्रक्चर होता है कि ऑडियो अलग कर दी, वीडियो अलग कर दी, टेक्सचुअल डेटा अलग कर दिया, तो एक सेमी स्ट्रक्चर्ड वे में हो गया, राइट। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देखो, यदि हम बात कर लें अनस्ट्रक्चर्ड की, तो अनस्ट्रक्चर्ड में ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, यहीं आपको ऑडियो फाइल भी दिख रही है, यहीं पे आपको वीडियो फाइल भी दिख रही है, कुछ टेक्सचुअल डेटा भी दिख रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिख रहे हैं, सब मर्ज्ड है यहाँ पर, ठीक है। और सेमी स्ट्रक्चर्ड में बात कर लें तो सेमी स्ट्रक्चर्ड में 4 सेक्शंस हो गए, यहाँ सारी आपकी ऑडियो फाइल्स आ जाएंगी, यहाँ वीडियो फाइल्स आ जाएंगी, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, यहाँ सारी डॉक फाइल्स वगैरह, इमेजेस वगैरह आ जाएगी। और स्ट्रक्चर्ड की बात करें तो यही सारी चीज आपके टैब्यूलर फॉर्मेट में अरेंज होती है, जो स्ट्रक्चर्ड कहलाती है। तो कुल मिला के तीनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया। इन तीनों में डिफरेंस भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में, ओके। सो ये भी हमें ध्यान रखना है। और इतने क्वेश्चंस अभी तक हमने सॉल्व कर लिए हैं कि यदि डिफरेंस आएगा तो आप इजीली लिख कर आ सकते हो ना। ओके, नाउ 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल? डेटा प्रोसेसिंग साइकिल का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग साइकिल की? तो पहले तो ये समझ ले डेटा प्रोसेसिंग साइकिल होता क्या है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, क्या कि किसी भी सिस्टम में डेटा यदि मैनेज हो रहा है तो वहां पे डेटा को पहले इनपुट करना होता है, फिर वो प्रोसेस होता है, देन फिर आपको इसका आउटपुट मिलता है। तो यही डेटा प्रोसेसिंग साइकिल कहलाती है, दैट इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। और आजकल हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको ये 3 चीजें मिलती है, 3 स्टेजेस मिलती हैं, चाहे हम वॉशिंग मशीन की बात कर लें या फिर कोई आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी की किसी भी डिवाइस की बात कर लो, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात कर लो, वहां पे आपको कुछ ना कुछ इनपुट करना होता है, देन वो प्रोसेस होता है, देन आपको आउटपुट मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल फोन्स, आपके सभी चीजें, कोई सॉफ्टवेयर की मदद से आप कुछ इनपुट करते हो, वो प्रोसेस होता है, देन आपको आउटपुट मिलता है। तो आप इनपुट क्या कर रहे हो, आप इनपुट क्या करते हो, यहाँ पे आप डेटा इनपुट करते हो, किस फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में, टेक्सचुअल फॉर्मेट में, ग्राफिकल फॉर्मेट में, है ना, हर तरीके का, किसी भी तरीके का बेसिकली डेटा आप यहाँ पे इनपुट करते हो, वो प्रोसेस होता है, देन आपको आउटपुट मिलता है। दिस इज कॉल्ड द डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, ओके। इसी को हम डेटा प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं और इसी आउटपुट की बेसिस पे फिर फर्दर आप डिसीजन ले सकते हो। इसे डिटेल में हम लॉन्ग आंसर में भी डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, सो द डेटा प्रोसेसिंग साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट as it interprets the raw data and converts it into information। मेन जो इसका वो पॉइंट है कि रॉ डेटा को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में बाय प्रोसेसिंग द डेटा एज रिक्वायर्ड बाय द कंटेक्स्ट। प्रोसेसिंग के थ्रू आप जो भी इनपुट कर रहे हो वो एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। डेटा कन्वर्टेड टू इंफॉर्मेशन बिकम्स वेरी यूजफुल। फिर वो जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एज इट हेल्प्स एनालाइज सिचुएशंस, जिसकी मदद से आप सिचुएशंस को एनालाइज कर सकते हो, बेटर डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। सो अच्छे से समझ में आ गया। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी बन सकता है, चांसेस है इसके आने के। नाउ नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, व्हाट आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, ठीक है। अब ये आपके स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पे आ गए हम। यहाँ पे हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी 2 चीजें पढ़ी थी, है ना, जो आपने मैथ्स में भी पढ़ी है, मीन, मॉड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वगैरह सब। तो सेंट्रल टेंडेंसी में क्या चीजें हमने डिस्कस किया था, मीन, मॉड और मीडियन के बारे में पढ़ा था। इन्हीं के थ्रू आप सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कर सकते हो। क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी? जब आपके पास में कुछ डेटा आता है ना, बल्क में, यदि आपके पास में कोई डेटा कलेक्ट किया आपने, जैसे अभी हमने रेनफॉल वाला एग्जांपल देखा है ना, कि 10 दिन में कितनी रेनफॉल हुआ है उसका डेटा आपने कलेक्ट किया है, राइट। अब उस रेनफॉल से आपको ये पता करना है कि एवरेज रेनफॉल कितना निकला, ठीक है, सबसे ज्यादा रेनफॉल किस दिन हुआ, या मीडियम रेनफॉल कब हुआ, ठीक है, या हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक इक्वल अमाउंट में रेनफॉल कितना हुआ है। जब ऐसी कोई वैल्यू आपको एनालाइज करनी है डेटा पर,
ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं एक सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करते हैं। आप एक टेंडेंसी यूज करोगे जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, सेंट्रल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, सेंट्रल पॉइंट ऑफ वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। इसी को हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके लिए हम मीन मॉड मीडियन का यूज करते हैं। सो अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ समरी स्टैटिस्टिक दैट रिप्रेजेंट द सेंटर पॉइंट और टिपिकल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। एक डेटा सेट की सेंट्रल पॉइंट, एक डेटा सेट का सेंट्रल वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा आपने कलेक्ट किया उसको आप यहाँ एनालाइज कर पा रहे हो उसके सेंट्रल वैल्यू के अकॉर्डिंग। These measures indicate where most values in data set fall and are also referred to as the central location of a distribution. It is the tendency of data to cluster around a middle value, right? कोई डाउट नहीं है ना इस लाइन में? In statistics, the three most common measures of central tendency are the mean, median, and mode. Clear? Each of these measures calculate the location of the central point using the different method. हर मेथड की मदद से, मीन मॉड मीडियन की मदद से आप क्या कैलकुलेट कर पा रहे हो, सेंट्रल पॉइंट कैलकुलेट कर पा रहे हो, राइट, इन डिफरेंट मेथड्स की मदद से। सो कैसे कैलकुलेट करते हो? सपोज यहाँ पे आपके पास में 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 5, 5, 6, 7, 8 और 9, राइट, 6 हो गए, एक और ले लो, एक और 5 ले लो, क्लियर। तो अब ये आपने कुछ डेटा कैलकुलेट किया, क्लियर। तो अब जब आपने ये डेटा कैलकुलेट किया तो इसका आपको मीन निकालना है। मीन मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज। तो मीन निकालने के लिए क्या करते हो, आप सारे नंबर्स को प्लस कर दोगे, सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइड बाय टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ डेटा क्या है उससे कैलकुलेट कर दोगे, ठीक है, क्लियर। वही यदि आपको, तो आप क्या कैलकुलेट कर पाओगे यहाँ पे, एवरेज। वही यदि आपको सबसे ज्यादा ऑकरेंस किस नंबर की हुई है, सबसे ज्यादा कौन सा नंबर यहाँ ऑकर हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है जब आपको, है ना, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है मोस्ट ऑकरेबल नंबर की, मोस्ट ऑकरेबल नंबर की, मोस्ट ऑकरेंस किस नंबर की है, तो मॉड यूज करेंगे। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है, 5 की, तो यहाँ मॉड क्या कैलकुलेट हो जाएगा, 5। वही यदि आपको मिड वैल्यू निकालनी है कि मिड वैल्यू क्या होगी, तब हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, मीडियन। तो यहाँ मिड वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको डेटा को अरेंज करना पड़ेगा, तो अरेंज फॉर्मेट में, तो ये 3 इधर छूटेंगे, 3 इधर, तो मिड वैल्यू आपको यहाँ कैलकुलेट होकर मिलेगी 6। तो मीडियन वैल्यू, एक सेंट्रल वैल्यू भी आप निकाल पा रहे हो। सो ये तीनों टेक्निक कुछ इसी तरीके से वर्क करती है ना। अब ये आपने मैथ्स में भी देखी होगी, डिटेल में समझा होगा। तो यहाँ पे आप इसे एग्जाम्पल के साथ भी बता सकते हो जब ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग आंसर में पूछा जाए। तो लॉन्ग आंसर पर बेस्ड भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको एग्जाम्पल के साथ में इन टेक्निक्स को बताकर आना पड़ेगा, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं आप। नाउ 12th क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी क्या होता है। तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में हमने 2 टाइप को समझा था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। ये 2 टेक्निक्स हमने देखी थी। तो सेंट्रल टेंडेंसी तो अच्छे से समझ में आ गया। अब मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब यहाँ पर यह है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप कर सकते हो किसी भी मीन वैल्यू के अकॉर्डिंग, कि जितनी भी गिवन वैल्यूज दी हुई है वो मीन वैल्यू से कितना डिफरेंस पर है, क्या उसमें डिफरेंसेस हैं, है ना, कितना वेरिएबल है। बेसिकली वही मेजर करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं 2 टेक्निक्स को, जिसे आप रेंज कहते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हो, और वेरिएंस कहते हो, राइट। जैसे वहां मीन मॉड मीडियन होता है, यहाँ पे रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस होता है, जिनकी मदद से आप वेरिएबिलिटी को मेजर कर पाते हो कि एक पर्टिकुलर वैल्यू से, सपोज आपकी 10 वैल्यूज आपने यहाँ एंटर किया है, ठीक है, ये 10 वैल्यू आपने यहाँ एंटर किया है, और इन 10 वैल्यू से जो आपने एक मीन वैल्यू निकाली है, जो एक मीन वैल्यू निकाली है, ये मीन वैल्यू इन सभी से कितना डिस्पर्स है, कितना पास है, कितना दूर है, कितना डिफरेंस है, बेसिकली यही कैलकुलेट यदि करना होता है तो हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी का यूज करते हैं। सो अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इज अ समरी स्टैटिस्टिक दैट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन इन अ डेटा सेट। अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन आप यहाँ पर मेजर कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स इट टेल्स हाउ स्प्रेड आउट आर दी वैल्यूज। यदि हम अदर वर्ड्स में बात करें तो एक मीन वैल्यू से सारी वैल्यूज कितना स्प्रेड आउट हो रही हैं। द मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी डिफाइन हाउ फार अवे द डेटा पॉइंट्स टेंड टू फॉल फ्रॉम द सेंटर, है ना। In statistics, the 3 most basic and common measures of central tendency are the range, variance and standard deviation. जैसे वहाँ मीन मॉड मीडियन होता है सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए, यहाँ पर रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये आप तभी कैलकुलेट कर सकते हो जब आप सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल वैल्यू पहले निकालोगे, तभी आप वेरिएबिलिटी निकाल पाओगे। मतलब सेंट्रल वैल्यू तो होनी चाहिए जिसके बेसिस पर आप सारी वैल्यूज को चेक करोगे कि कितना डिस्पर्स हो रही है वैल्यूज। तो सेंट्रल टेंडेंसी पहले कैलकुलेट होना चाहिए। So each of these measures calculates the spread around the central point using a different method. Okay.
आ गई बात समझ में? नाउ 13th क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा आइटम्स आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा। अब यहाँ पे अगेन आप ध्यान से समझना, ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको फर्दर डेटा आइटम्स दिए हुए हैं, है ना। अब आपको बताना है कि जो डेटा आइटम्स है किस टाइप का डेटा है, स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। 2 मार्क में भी क्वेश्चन देखा, अब यहाँ पे भी। तो पहले हम डेटा रीड कर लें, ज्वाइनिंग डेट्स, ईमेल, स्प्रेडशीट डेटा, फोन नंबर्स, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स, इमेजेस, पिन कोड्स, कम्युनिकेशन डेटा सच एज चैट, कॉल रिकॉर्डिंग्स, कस्टमर नेम्स, मोबाइल डेटा सच एज टेक्स्ट मैसेजेस, लोकेशंस, प्रोडक्ट इन्वेंटरीज और सोशल मीडिया डेटा। तो ये आपको बताना है कि जो भी डेटा हमने यहाँ पढ़ा है, ये डेटा आपका स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके आने के फुल चांसेस हैं, फुल चांसेस है। ये क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछ लेंगे आपके एग्जाम में, राइट। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इस आंसर को हम बेसिकली लिखेंगे कुछ इस तरीके से। हमने 2 कॉलम बना लिए, यदि एग्जाम में आता है तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करके आना है। 2 कॉलम बना लेना, एक साइड स्ट्रक्चर्ड, एक साइड अनस्ट्रक्चर्ड। अब इसको ध्यान से पढ़ना, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, पहला डेटा ज्वाइनिंग डेट। ज्वाइनिंग डेट कैसा होता है, ज्वाइनिंग डेट एक प्रॉपर फॉर्मेट में होता है, जिसमें MMDDYY मंथ, डेट और ईयर होता है। हर बार डेट इसी तरीके की होती है, ऐसा तो नहीं होता ज्वाइनिंग डेट आपकी ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में है या इमेज फॉर्मेट में, नहीं ना। डेट का फॉर्मेट फिक्स्ड है, जब फिक्स्ड है एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप लिख रहे हो बाकायदा MMDD और YY फॉर्मेट में, तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर्ड टाइप का डेटा हो गया, राइट। वहीं देख लेते हैं अब हम नेक्स्ट ईमेल। तो ईमेल मैंने बताया था कैसा है, ईमेल यहाँ होगा आपका अनस्ट्रक्चर्ड टाइप का डेटा, क्योंकि ईमेल में आप हो सकता है ऑडियो फाइल अटैच करो, वीडियो फाइल अटैच करो, या फिर आपका फाइल का साइज भी कम ज़्यादा हो सकता है, या फिर आप इमेज को भी अटैच कर सकते हो, या आप इमेज ना भी अटैच करो, कोई फाइल ना भी अटैच करो, तो आप जो लिख रहे हो कंटेंट जो लिखते हो ईमेल का वो भी चेंज हो सकता है। तो ये आपका एक अनस्ट्रक्चर्ड टाइप का डेटा होता है, बेसिकली इसे हम सेमी स्ट्रक्चर्ड में भी रख देते हैं, राइट। सो समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखो इसी तरीके से स्प्रेडशीट डेटा। स्प्रेडशीट डेटा भी आपका कैसा अरेंज्ड होता है, प्रॉपर रो कॉलम में अरेंज्ड होता है ना। सो ये भी क्या हो गया, ये भी एक फिक्स्ड टाइप का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी रो कॉलम टाइप का, तो स्प्रेडशीट डेटा भी आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा में इंक्लूड हो रहा है। नेक्स्ट फोन नंबर। फोन नंबर किस टाइप का होगा, फोन नंबर आपका होता है अगेन एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर में, 10 नंबर का ही, 10 डिजिट का ही फोन नंबर होता है, इससे ज्यादा डिजिट का होता है क्या, नहीं होता है ना। तो ये भी आपका किस में इंक्लूड होगा, स्ट्रक्चर्ड डेटा में, राइट। वहीं पे आ जाओ नेक्स्ट, इसके बाद दिया हुआ है ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। तो ऑडियो वीडियो फाइल्स जो होती है ये आपकी हो जाती है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में इंक्लूड, ये हमें अच्छे से पता है क्यों है, राइट। नेक्स्ट वहीं यदि देखें हम इमेजेस, तो ये भी आपकी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होती है। पिन कोड ये भी फिक्स्ड होते हैं, 6 डिजिट का पिन कोड होता है, तो 6 डिजिट का होता है, तो ये आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। कम्युनिकेशन डेटा सच एज चैट्स, चैट वगैरह जो होती है वो भी, यदि हम टेक्सचुअल चैट की बात करें तो वो भी फिक्स्ड होती है, तो ये भी आपका किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये भी आपका यहाँ पर आ जाएगा किसमें, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में। क्योंकि यहाँ पर चैट्स आजकल यदि देखा जाए व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा की मदद से आप चैट करते करते इमेजेस को भी शेयर कर सकते हो, आप वीडियो कॉलिंग, वीडियो ग्राफिक्स वगैरह भी शेयर कर सकते हो, रिकॉर्डिंग्स भी शेयर कर सकते हो। सो जो चैट्स है ये भी आपकी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में इंक्लूड हो रही है। वहीं यदि हम ट्विटर की बात कर लें तो वहां पे सिर्फ आप टेक्सचुअल चैट कर सकते हो, राइट, कुछ टेक्सचुअल मैसेजेस को ही शेयर कर सकते हो, है ना। सो वो आपके स्ट्रक्चर्ड डेटा में आ जाते हैं, ओके। कस्टमर नेम्स, मोबाइल डेटा सच एज टेक्स्ट मैसेजेस, तो ये आपके किस में आ जाएंगे, कस्टमर नेम्स तो इसमें आ जाएंगे स्ट्रक्चर्ड डेटा में, और मोबाइल डेटा जिसमें टेक्स्ट मैसेजेस, लोकेशन सब चीज इंक्लूड हो जाती है, तो वो आपका अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। वहीं प्रोडक्ट के इन्वेंट्रीज वगैरह जो होती है वो भी टैबुलर फॉर्मेट में होती है ना। इन्वेंट्री समझ रहे हो, कितना स्टॉक बचा हुआ है, कितने का है ना, कितने डेट पर रिलीज हुआ, कब आया, ये सब जो इन्फॉर्मेशन होती है, डेटा होता है, वो हम टैबुलर फॉर्मेट में रखते हैं, तो ये भी आपका स्ट्रक्चर्ड टाइप का डेटा हो गया। तो सभी चीज हमने ऑलमोस्ट यहाँ डिस्कस कर ली, और ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को आपको लिखना कैसे है एग्जाम में, है ना। लॉन्ग आंसर्स में भी आपसे पूछा जा सकता है, देखो ठीक है, चांसेस है इसके आने में। वेरी शॉर्ट में तो किस तरीके से बन रहा है तो हमने देख लिया। वहीं सोशल मीडिया डेटा की बात करें तो सोशल मीडिया पे भी आपको अलग अलग का टाइप का डेटा मिलता है, तो वो भी क्या हो गया आपका, यहाँ पर सोशल मीडिया डेटा भी अनस्ट्रक्चर्ड में आ गया। सो क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका समझ में आ गया। कुल मिला के ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड का बन जाता है। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, राइट द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, तो आप इन्हीं एग्जाम्पल्स को लिखकर आ सकते हो ना, बहुत इजी है, राइट। तो एग्जाम्पल्स ही तो है ये जिसको हमने कैटेगराइज किया है स्ट्रक्चर्ड में, अनस्ट्रक्चर्ड में,
है ना, इस चैप्टर से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता ही है, ठीक है। चलिए 14th क्वेश्चन देखें, व्हाई डू यू थिंक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज स्ट्रक्चर्ड डेटा। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा के इक्वली इंपॉर्टेंट है, इवन दो इट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ही नहीं होता है, फिर भी वो स्ट्रक्चर्ड डेटा के इक्विवेलेंट है। व्हाई? द वॉल्यूम ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज ग्रोइंग। देखो, हम इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, हम ऑनलाइन वर्ल्ड में जी रहे हैं, हर कोई पर्सन अपने अकॉर्डिंग इंटरनेट का यूज करता है, अपने अकॉर्डिंग डेटा क्रिएट करता है, अपने अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज करता है। कितनी पॉपुलेशन है, करोड़ों में पॉपुलेशन है ना। सो यहाँ पर सोचो, इतने मिलियन बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ जो पीपल्स हैं वो यदि इंटरनेट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, तो कोई इंस्टा चलाता है, कोई फेसबुक चलाता है, कोई व्हाट्सएप यूज करता है, कोई टेक्स्ट मैसेज कर रहा है, कोई ऑडियो वीडियो फाइल शेयर कर रहा है, कोई ईमेल शेयर कर रहा है, राइट, कोई गूगल सर्च कर रहा है, कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है, कुछ बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, कोई वर्क फ्रॉम होम अपना ऑफिशियल वर्क कर रहा है। सो सोचो, हर एक पर्सन अपनी नीड के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, तो कैसा डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा प्रोड्यूस हो रहा है। तो यही जो डेटा है दिन पे दिन ग्रो कर रहा है, राइट, एंड द ग्रोथ इज एक्सेलरेटिंग। Right now, experts suggest that anywhere from 80 to 90% of data is unstructured. तो यदि हम टोटल 100% बात करें तो रिसर्चर्स का ये मानना है कि इस 100% में से 80 से 90% जो डेटा जनरेट हो रहा है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। सच ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कैन नॉट बी इग्नोर्ड। और इस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को आप क्या इग्नोर कर सकते हो? नहीं, एज दिस डेज मोस्ट डेटा इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सच एज सोशल मीडिया डेटा, पोस्ट, लाइक्स एक्सेट्रा। Thus methods are developed to handle and process unstructured data. तो इसके लिए यहाँ पर different methods, different softwares का यूज किया जाता है, जिसकी मदद से आप इस बिग डेटा को प्रोसेस कर सकते हो, स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज कर सकते हो, राइट? समझ में आ गया? इसीलिए ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज अमाउंट, राइट? चल 15th क्वेश्चन देखें, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा गिविंग वन एग्जाम्पल। सही क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या डिफरेंस है, जो अभी तक पढ़ा सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर देना। आई एम टेलिंग, ये क्वेश्चन आपसे 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क में पूछा जा सकता है। चांसेस है इसके फुल। 2 मार्क में पूछे तो 2 या 4 पॉइंट लिख कर आना आराम से, 3 मार्क में पूछे तो 3 या 6 पॉइंट लिख कर आना, और सेम लॉन्ग आंसर्स में पूछे तो आप इसमें 4 से 8 पॉइंट लिखकर आराम से आ सकते हो, बनते हैं इसमें पॉइंट्स, राइट? अब यहाँ पे कैसे लिखोगे? ज्यादा से ज्यादा 4 पॉइंट तो आप प्रिपेयर कर ही लेना, और फिर कितने भी मार्क का क्वेश्चन आए आप आराम से लिख कर आना, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे पहले मैंने इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, डेटा टाइप्स, स्टोर्ड इन और जनरेटेड बाय, इसी के अकॉर्डिंग हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर्ड डेटा कैसा होता है? इट प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है और इजी टू सर्च, ठीक है? जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है वो प्रॉपर रो कॉलम में अरेंज होता है, एक फॉर्मेट में अरेंज होता है। कुछ भी सर्च करना है तो आप इजीली यहाँ पे प्राइमरी की होती है उसके थ्रू सर्च कर सकते हो, है ना? लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यहाँ पे रॉ डेटा होता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, नेटिव फॉर्मेट में होता है, और सर्चिंग करना कहीं ना कहीं यहाँ डिफिकल्ट होता है। डेटा टाइप्स, यहाँ पे जो भी डेटा होता है एक डेटा टाइप में डिफाइन होता है। जो भी डेटा आप एंटर कर रहे हो, नंबर है, कैरेक्टर है, इंटीजर्स है, डेट टाइप का है, किस टाइप का है, वो आप डिफाइन करते हो पर्टिकुलर कॉलम में जब वैल्यू इनपुट करते हो तब। यहाँ पे किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, मेनी वैरिड टाइप। यहाँ आप उस डेटा टाइप को डिफाइन कर रहे हो, लेकिन यहाँ हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट टाइप का डेटा हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, टेक्सचुअल, ग्राफिक्स, है ना, किसी भी फॉर्मेट का हो सकता है। नाउ स्टोर्ड इन, कहाँ स्टोर किया जाता है स्ट्रक्चर्ड डेटा? तो रिलेशनल डेटाबेसेस में, डेटा वेयर हाउसेज में स्टोर किया जाता है। वहीं यदि अनस्ट्रक्चर्ड की बात करें तो यहाँ कोई एसक्यूएल डेटाबेसेस नहीं होते, डेटा वेयर हाउस में बेसिकली आप इसको स्टोर कर सकते हो। जनरेटेड बाय, कहाँ जनरेट किया जाता है, किसके थ्रू जनरेट किया जाता है डेटा? ह्यूमंस और मशीन्स के थ्रू, ऑब्वियस, और ये भी ह्यूमंस और मशीन्स के थ्रू जनरेट किया जाता है, राइट? तो समझ में आ गया। इसके अलावा आप इनके एग्जाम्पल्स को भी लिख सकते हो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने एग्जाम्पल्स अभी तक हमने डिस्कस किए तो एग्जाम्पल वाला पॉइंट भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो, डेफिनेशन वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, एक डेफिनेशन एग्जाम्पल भी ऐड कर लो, राइट? सो और अच्छा क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा ये, क्लियर? चलिए, अब देखो एक पॉइंट ये भी है कि जैसा आंसर मैंने लिखा हुआ है तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि एज इट इज यही आंसर आप लिख कर आओ। भाई आप भी तो कुछ सोचते हो, क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको याद करना और लिखना है, प्रैक्टिकल चैप्टर है। हम यदि समझेंगे कॉन्सेप्ट्स को तो अपने ओन वर्ड्स में हर एक आंसर को बहुत अच्छे तरीके से लिख कर आ सकते हो, राइट? चलो नेक्स्ट देखो, और आगे भी लिखे हुए, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर्ड डेटा।
नॉट फ्लेक्सिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है ना, स्कीमा डिपेंडेंट होता है तो थोड़ा लेस फ्लेक्सिबल होता है ना। लेस फ्लेक्सिबल क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रक्चर पहले समझना पड़ता है, स्ट्रक्चर याद करना पड़ता है। यदि स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा कलेक्ट नहीं कर पाओगे, राइट। तो आपको पहले स्कीमा समझना होगा, स्ट्रक्चर समझना होगा, तभी आप यहाँ पे रो कॉलम टेबल्स वगैरह क्रिएट कर लेते हो। तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है ना। और ये फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि कैसा भी डेटा आपको क्रिएट करना है, कोई स्कीमा कोई स्ट्रक्चर यहाँ नहीं होता है। डेटा का परसेंटेज यदि 100 में से हम देखें तो ये 20% यहाँ पे डेटा एस्टिमेट होता है या 80% डेटा एस्टिमेट होता है। अभी देखा था क्यों अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्ट्रक्चर्ड डेटा के इक्वल रखा जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा को अरेंज करना टिपिकल होता है। कहीं ना कहीं आपको लैंग्वेजेस आनी चाहिए, ठीक है, आपको नॉलेज होना चाहिए सॉफ्टवेयर का, है ना, आपको क्वेरी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड जो डेटा परसेंटेज होता है वो 20% है और यहाँ पे 80% है। कैसा भी यूजर, उसे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं भी है लैंग्वेजेस का, तो भी वो इस टाइप के डेटा को जनरेट कर सकता है। सो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का 80 से 90% होता है। एग्जाम्पल्स जो मैंने बताया अभी, एक्सेल, गूगल शीट्स, एसक्यूएल, कस्टमर डेटा, फोन नंबर रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ये सभी आपके स्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड में बात कर लें तो मोबाइल चैट्स वगैरह हो गए, सोशल मीडिया के कमेंट्स, लाइक्स, फोन कॉल्स, ट्रांसक्रिप्शंस, वेरियस लॉग्स, फाइल्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ये सभी आपके अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, है ना। सो लॉन्ग आंसर में यदि क्वेश्चन आएगा तो इतना भी यदि लिखकर आ गए तो इट्स सफिशियंट, और यदि शॉर्ट आंसर्स में भी आता है तो भी ये लिखकर आ गए तो इट्स सफिशियंट। लिखने का तरीका यही रखना, लेकिन डिफरेंस को, राइट। नाउ आ गए अब हम लॉन्ग आंसर्स पर। अभी तक हमने वेरी शॉर्ट दोनों टाइप के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं इस चैप्टर पर बेस्ड, वो देख लें। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा। डेटा की क्या इंपॉर्टेंस है, पर्पस समझा था हमने, इंपॉर्टेंस भी समझी थी, राइट। अब इसी क्वेश्चन को आपको डिटेल में लिखना है लॉन्ग आंसर में। 2 मार्क्स के हिसाब से तो कितना लिख कर आओगे ये आपको अच्छे से पता है, लेकिन यदि लॉन्ग आंसर के हिसाब से आ जाता है क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंस को आप पॉइंट वाइज लिख कर आना, जैसे मैंने यहाँ समझाया है। क्या? It must be clear to you by now that the data forms the foundation of any decision making process, the core before undergoing further transformations. In fact, data helps one better understand principles, aim and vision of an organization along with customers' needs, expectations and behaviors. इस लाइन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम स्टार्टिंग से जब से इस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया, अभी क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू किया, हमने यही पढ़ा है। एक तरीके से अभी तक जो पढ़ लिया उसका समरी यहाँ लिखा हुआ है कि ये हमें क्लियर है क्या कि डेटा एक फाउंडेशन है ना, जिसके थ्रू आप डिसीजन मेकिंग ले सकते हो, ठीक है, जिसके थ्रू बिजनेस में आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। डेटा हेल्प्स वन बेटर अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स, एम, विजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद कस्टमर्स नीड्स, एक्सपेक्टेशन एंड बिहेवियर। कस्टमर का क्या बिहेवियर है, क्या एक्सपेक्टेशन, उसकी क्या जरूरत है, उसके बेसिस पर कस्टमर के डेटा को कलेक्ट करने के बाद आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल, एम, विजन डिसाइड कर सकते हो। सो डेटा के बेसिस पर ही काम कर पा रहे हो, है ना। Now, in fact, the importance of data can be summarized as described in the following points. अब इस डेटा की जो इंपॉर्टेंस है उसको आप कैसे समराइज करोगे? पहला, डेटा हेल्प्स यू टू मेक बेटर डिसीजन। बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। कैसे? डेटा स्टोर्ड over a period of time tells the trends and thereby help in making better decisions. Example, with the help of sales data, companies decide about the discounts or happy hours or sell companions and so forth. देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कैसे बेटर डिसीजन में सेल्स डेटा, ठीक है, पूरे महीने में कितनी सेल्स हुई है, उस डेटा के कलेक्शन पर, जो कलेक्ट किया हुआ डेटा है पूरे मंथ का, उसके बेसिस पर आप डिस्काउंट डिसाइड कर सकते हो। यदि वो डेटा कलेक्ट नहीं किया होगा तो आप कैसे कुछ भी डिस्काउंट दे दोगे, नहीं ना। उसके बेसिस पर आप डिस्काउंट डिसाइड कर सकते हो, फिर आपको क्या ऑफर देना है आप वो डिसाइड कर सकते हो, है ना। सो कहीं ना कहीं डेटा का होना बहुत जरूरी है, उसको कलेक्ट करना, उसको स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज करना, ये भी जरूरी है, तभी आप उसके बेसिस पर बेटर डिसीजंस ले सकते हो। तो पहले इंपॉर्टेंस की बेटर डिसीजन लेने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में इसकी इंपॉर्टेंस होती है। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग बाय हाईलाइटिंग थिंग्स लाइक क्या, मार्केट बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट्स ऑफ अ कंपनी, कस्टमर डिमांड्स एंड फीडबैक, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, sales performance over a number of matrices such as region wise, zone wise, time wise, product wise, प्राइस रेंज वाइज एंड मच मोर। आप इन सभी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि डेटा के अकॉर्डिंग ही हेल्प किए जाते हैं डिसीजन लेने में किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। अच्छे से समझ में आ गया, सब एग्जाम्पल्स है। ये नहीं भी लिख कर आओगे तो आप यदि ये पॉइंट्स भी लिख कर आओगे दैट्स सफिशिएंट, क्योंकि एग्जाम्पल हमने यहाँ भी दिया हुआ है ना। नेक्स्ट पॉइंट, डेटा हेल्प्स यू सॉल्व प्रॉब्लम्स। डेटा की मदद से आप प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे?
In case of poor performance, careful tracking and reviewing data uncovers performance breakdowns and which leads to solutions and steps to fix the problems and improve the performance. मतलब आपने यदि देख रहे हो कि आपका बिजनेस लास्ट 2 ईयर्स से डाउन है, ओके कुछ ना कुछ डाउन चल रहा है, तो आप क्या करोगे, लास्ट 2 ईयर्स का डेटा फैच करोगे, आप देखोगे कि क्यों, किस रीजन से आपका जो बिजनेस परफॉर्मेंस है वो डाउन है, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कहाँ फॉल्ट है, ठीक है, कहाँ प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, तो ये आप कैसे जनरेट कर पाओगे, ये आप कैसे एनालाइज कर पाओगे। सो इसको एनालाइज करने के लिए आपके पास में लास्ट 2 जो ईयर्स है उसका डेटा होना चाहिए, कुछ तो प्रूफ होना चाहिए जिसके बेसिस पर आप आगे अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना सको ताकि आप अपने बिजनेस को आगे बेटर वे में परफॉर्म कर सको, है ना। सो प्रॉब्लम सॉल्यूशन में भी डेटा हेल्प करता है। डेटा हेल्प्स यू अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस, अगेन परफॉर्मेंस समझने के लिए भी, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया वो उसके लिए भी सुटेबल है। कलेक्टिंग एंड रिव्यूइंग डेटा कैन शो यू हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लास्ट मंथ से या लास्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स 5 ईयर्स से जो आपने डेटा कलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग क्या परफॉर्मेंस है और आगे कैसे आप इसको इंप्रूव कर सकते हो, है ना। इट्स पीपल आर परफॉर्मिंग एंड मोर, कैसे एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से आपकी प्रोडक्ट्स वगैरह की प्राइसिंग वगैरह है एंड ऑल। परफॉर्मेंस डेटा प्रोवाइड्स द क्लैरिटी नीडेड फॉर बेटर रिजल्ट, राइट। परफॉर्मेंस की मदद से ही आपको बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। डेटा हेल्प्स यू इंप्रूव प्रोसेसेस, यहाँ पे आप प्रोसेसेस को भी इंप्रूव कर सकते हो, ना कि परफॉर्मेंस, सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि आप प्रोसेसेस को भी इंप्रूव कर सकते हो। इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड एंड इंप्रूव बिजनेस प्रोसेसेस सो यू कैन रिड्यूस वेस्टेड मनी एंड टाइम, जिसकी मदद से आपका टाइम मनी सब वेस्ट जो होता है वो कम होगा और साथ ही आपका परफॉर्मेंस जो है, जो प्रोसेसेस हैं वो भी इंप्रूव होंगी। तो दिस ऑल आर द पॉइंट्स दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर डेटा, राइट, कि डेटा की क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस में, यही सारी इंपॉर्टेंस है। मनी कम लगता है, कॉस्ट रिड्यूस होती है, टाइम कम वेस्ट होता है, सॉल्यूशंस के प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं जब आप फर्दर डेटा को एनालाइज करते हो, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, राइट, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस क्या है। अभी हमने प्रीवियस शॉर्ट आंसर में डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के बारे में पढ़ा था, बताया था मैंने, राइट, कि जो भी डेटा आप इनपुट करते हो वो प्रोसेस होता है, देन उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलता है, आउटपुट में आप वो इन्फॉर्मेशन गेन करते हो, तो डेटा प्रोसेस होकर इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है ना। सो इसी को बेसिकली हम, इस कंप्लीट टास्क को बेसिकली हम डेटा प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। सो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल होता क्या है, इसमें कौन कौन से स्टेजेस हैं, लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है, डायग्राम वगैरह बना के बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करना। चलिए, रॉ डेटा गेट्स ट्रांसफॉर्म टू इन्फॉर्मेशन, जो भी डेटा आप एंटर कर रहे हो वो रॉ डेटा कहलाता है ना, वो ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, इंफॉर्मेशन में। कैसे, बाय अंडरगोइंग सम टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, जब उसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। जैसे आपने कीबोर्ड के थ्रू, ये कीबोर्ड होता है जिसमें सर्टेन कीज होती हैं, इस कीबोर्ड के थ्रू आपने 2+2 एंटर किया, ठीक है, कहाँ गया, सीपीयू के पास गया। सीपीयू में एक यूनिट होती है एएलयू, जो क्या करती है, कैलकुलेशन करती है। 2+2 4 जनरेट किया किसने, एएलयू ने। एएलयू ने फिर ये रिजल्ट सेंड किया, जो आपका आउटपुट है वो आपने कहाँ पे देखा, मॉनिटर पे। मॉनिटर पे आपने 2+2 एंटर किया था, आपको आंसर मिल गया 4, तो यहाँ पे आपको मिल गया आउटपुट, राइट। तो क्या देख रहे हो आप, आपने यहाँ पे 2+2 रॉ डेटा एंटर किया, सीपीयू में एएलयू ने इसे प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद में आपको यहाँ पर मॉनिटर डिवाइस पर इसका आउटपुट मिल गया। सो यहाँ पे प्रोसेसिंग का काम हुआ, ये जो डेटा आपने एंटर किया, जो रॉ डेटा एंटर किया वो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद आपको आउटपुट मिल रहा है, राइट। तो अब कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर सिस्टम है आपका वो इस 2+2 को समझता है क्या, नहीं। प्रोसेसिंग के लिए वो टेक्निक्स का यूज करता है, प्रोसेसिंग के लिए वो अपने तरीके से प्रोसेसिंग करता है। तो यूजर तो अपने अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट में यहाँ पे लिखता है, जो भी यूजर एंटर करता है वो सीपीयू के पास जब जाता है, प्रोसेसिंग डिवाइस के पास, तो प्रोसेसिंग डिवाइस उसे अपने तरीके से प्रोसेस करता है, मतलब बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके 0-1 बिट्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, फिर प्रोसेसिंग करता है। और प्रोसेसिंग करने के बाद आंसर भी बाइनरी फॉर्मेट में ही रहता है, लेकिन वहीं फिर वो आंसर आपका यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर फिर आपको मिलता है। सो दिस ऑल अबाउट प्रोसेसिंग। समझ में आ गई बात, डेटा प्रोसेसिंग क्या हुआ, यही आपकी डेटा प्रोसेसिंग साइकिल होती है और यही कंटिन्यूअसली चलती रहती है। हर यूजर अपने तरीके से कुछ इनपुट करता है, ऑडियो, वीडियो, टेक्सचुअल फॉर्मेट में, ग्राफिक फॉर्मेट में, और प्रोसेस होता है वो डेटा, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलता है। सो कभी भी हम कंप्यूटर सिस्टम की यदि बात कर ले तो वो बाइनरी फॉर्मेट में ही डेटा को प्रोसेस करता है, चाहे डेटा किसी भी टाइप का हो। Okay, so this continuous use of processing of data follow a cycle known as data processing cycle. The input cycle of converting data into information is called data processing cycle. Okay, अब इसमें जो stages हैं वो क्या होंगी? The data processing cycle undergoes the following stages. First,
प्री इनपुट स्टेज, कौन से स्टेज की बात हो रही है यहाँ पर? प्री इनपुट स्टेज की। प्री इनपुट स्टेज क्या हुआ? जहां पर यूजर अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग डेटा इनपुट करता है। सो ड्यूरिंग दिस स्टेज देयर आर 2 स्टेप्स विच आर अबाउट द कलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग डेटा फॉर इनपुट स्टेज। तो यहाँ पे 2 पर्टिकुलर स्टेप्स की हम बात करेंगे प्री इनपुट स्टेज में। पहली तो डेटा कलेक्शन और दूसरी डेटा प्रिपरेशन। डेटा कलेक्शन क्या हुआ? हियर डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज. This is an important step because the quality of data collected will affect the overall output at last. The collected data must be ensured that it should be both accurate and meaningful. प्री इनपुट स्टेट में सबसे पहले तो आपको डेटा को कलेक्ट करना होगा। जब तक डेटा आप कलेक्ट नहीं करोगे तब तक इनपुट कैसे करोगे? सो हियर डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। तो डेटा को कलेक्ट करने के लिए आपको प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज की जरूरत होगी जिसके थ्रू आप डेटा को कलेक्ट करोगे। सो ये जो स्टेप है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, द क्वालिटी ऑफ डेटा कलेक्टेड विल अफेक्ट द ओवरऑल आउटपुट, कि आप किस तरीके का डेटा कलेक्ट कर रहे हो। आप यदि अच्छी क्वालिटी का डेटा कलेक्ट करोगे तो आपको आउटपुट भी वैसा ही एक्यूरेट वे में सही मिलेगा, है ना। सो सबसे पहला प्री इनपुट स्टेज में सबसे पहला पॉइंट हुआ डेटा कलेक्शन। उसी में सेकंड टाइम पे आ जाओ, सेकंड स्टेप पे, दैट इज डेटा प्रिपरेशन। हियर कलेक्टेड डेटा इज फिल्टर्ड एंड मेड रेडी फॉर इनपुट। यहाँ पे जो डेटा आपने यहाँ कलेक्ट किया है ना, उसको फिल्टर किया जाता है, ठीक है, कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है तो उसमें से क्या डेटा आप इनपुट करोगे कंप्यूटर सिस्टम तक, है ना, और किस तरीके से इनपुट करोगे ताकि वो सही तरीके से प्रोसेस हो सके। तो वो डेटा को यहाँ फिल्टर किया जाता है। रॉ डेटा जो आपने कलेक्ट किया उसको फिल्टर करके, मतलब आप डेटा को पहले प्रिपेयर कर रहे हो फिर कंप्यूटर सिस्टम तक एंटर करोगे। डायरेक्टली कभी भी रॉ डेटा कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाया नहीं जाता है। इंस्टेड इट नीड्स टू बी फिल्टर्ड, वेरीफाइड एंड चेक्ड कि आप जो लिख रहे हो वो सही लिख रहे हो या नहीं। क्लियर? चलिए सेकंड स्टेप आती है प्री इनपुट स्टेज के बाद इनपुट। अब जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया, प्रिपेयर किया, फिल्टर कर लिया, अब उसे हम इनपुट करेंगे। सो इन दिस स्टेप द वेरीफाइड डेटा इज कन्वर्टेड इनटू द मशीन रीडेबल फॉर्म। अब जब आपने कीबोर्ड के थ्रू यहाँ पे डेटा प्रिपेयर करने के बाद इनपुट किया तो एक्चुअल जो इनपुट प्रोसेस है वो ये कहती है कि यहाँ पे जो भी इनपुट डिवाइस है, सपोज आप कीबोर्ड का, माउस का, जॉयस्टिक का, MICR, OCR, जिस भी इनपुट डिवाइस का यूज कर रहे हो, वेबकैम का यूज कर रहे हो ना, वो क्या करता है, जो भी डेटा आपने इनपुट करा है उसको मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज बिट्स और बाइनरी, ताकि वो डेटा प्रोसेस हो सके, है ना। सो इन दिस स्टेप द वेरीफाइड डेटा इज कन्वर्टेड इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड थ्रू सॉफ्टवेयर और एन एप्लीकेशन। बात समझ में आ गई? दोनों स्टेप क्लियर? प्री इनपुट स्टेज में आपने सिर्फ अभी रॉ डेटा कलेक्ट किया और प्रिपेयर किया है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप उसको इनपुट करोगे। इनपुट स्टेट में क्या होता है, इनपुट स्टेज में आपका डेटा जो आप एंटर कर रहे हो वो पर्टिकुलरली डेटा आपका मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है ताकि वो प्रोसेस हो सके। आती है थर्ड स्टेज, दैट इज प्रोसेसिंग। अब जो आपने डेटा एंटर कर दिया इनपुट स्टेज के थ्रू, बिट्स बाइनरी फॉर्मेट में गया वो प्रोसेसिंग डिवाइस के पास, तब होती है प्रोसेसिंग। इन दिस स्टेज द रॉ डेटा रिसीव्ड एज इनपुट इज प्रोसेस्ड बाय द सुटेबल और सिलेक्टेड प्रोसेसिंग मेथड। अब यहाँ प्रोसेसिंग के लिए भी डिफरेंट मेथड्स होती हैं, ठीक है। द प्रोसेसिंग मेथड्स वेरी, ये मेथड्स डिपेंड करती है, अलग अलग हो सकती है एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग। हो सकता है आपको सॉर्टिंग करवा रहे हो, आप कुछ एग्रीगेशन करवा रहे हो, जैसा आप काम करवा रहे हो उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस होती है। सो प्रोसेसिंग ऑफ डेटा में टेक टाइम डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा एंड द वॉल्यूम ऑफ इनपुट डेटा। सो जो भी प्रोसेसिंग होती है वो डिपेंड करती है कि आपने डेटा किस तरीके का प्रोवाइड किया है, आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हो, है ना। सो यदि कॉम्प्लेक्स डेटा होगा तो वहां पे टाइम लगेगा प्रोसेसिंग में, और यदि सिंपल सा डेटा होगा तो फास्ट कैलकुलेशन होकर आपको रिजल्ट मिलेगा। So this step provides the process data in the form of output। यहाँ पे जो प्रोसेसिंग स्टेज है, यहाँ पे डेटा प्रोसेस होता है और आउटपुट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब आउटपुट क्या हुआ? This is the final stage whereby the processed data is available as some useful information। अब प्रोसेसिंग डिवाइस ने डेटा को प्रोसेस कर दिया, आउटपुट आपका रेडी है, आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। आउटपुट डिवाइस के पास आउटपुट पहुंच चुका है, फाइनल स्टेज में आउटपुट रेडी है। तो ये हो गई आपकी आउटपुट डिवाइस, मतलब मॉनिटर के पास डेटा आ चुका है। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप होती है दैट इज पोस्ट आउटपुट स्टेज। पोस्ट आउटपुट स्टेज में क्या होगा, डेटा अब आपको विजिबल होगा, यहाँ पर जो आउटपुट है वो भी तो बाइनरी फॉर्मेट में होगा, मशीन रीडेबल फॉर्मेट में होगा। पोस्ट आउटपुट स्टेज में आपको डेटा दिखेगा मॉनिटर स्क्रीन पर ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। द प्रोसेस डेटा में ऑफन बी स्टोर्ड और इंटरमीडिएट एंड लेटर यूज
ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस पर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एप्लीकेशन। और आप उस डेटा को जिसको आप रीड कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, आप डिसीजन ले पा रहे हो उस डेटा के बेसिस पर, उसे आप स्टोर करवा सकते हो फर्दर लेटर यूज के लिए, ठीक है। डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस पर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का आप यूज कर सकते हो, जैसे क्लाउड स्टोरेज का यूज कर सकते हो, हार्ड ड्राइव्स का यूज कर सकते हो डेटा को स्टोर करने के लिए। सो ये था कुल मिला के आपका डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के बारे में कि क्या हुआ। ओके अब यदि इसे हम समझे डायग्रामेटिकली तो क्या समझोगे, ये बेसिकली इसका डायग्राम है, ध्यान से समझो। डेटा कलेक्शन, ओके, और डेटा प्रिपरेशन बेसिकली पहली स्टेज होती है रॉ डेटा कलेक्शन की। मतलब इनपुट जब आप करते हो तो डेटा इनपुट करने के लिए आपके पास में डेटा होना चाहिए जिसे आप सबसे पहले कलेक्ट करो, देन फिर उसे प्रिपेयर करो, फिल्टर करो, उसके बाद आपका डेटा प्रिपेयर हुआ जिसे आप इनपुट करो, और इनपुट होने के बाद में सीपीयू उसे प्रोसेस करेगा, है ना, जिसमें कुछ यूनिट्स होती हैं जो प्रोसेसिंग का काम करती है। साथ ही डेटा आपका यहाँ पे स्टोर भी हो सकता है यदि आपको स्टोर करवाना है तो, ठीक है। और देन आपको फिर क्या मिलेगा, उसके बाद में आउटपुट मिलेगा एक इन्फॉर्मेशन के फॉर्मेट में, इसे भी आप फर्दर फिर स्टोर करवा सकते हो अदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। कोई डाउट है क्या? बिल्कुल नहीं, समझ में आ गया ना, अच्छे से एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन तो अच्छे से लिख कर आ सकते हो ना। डन। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ मीन, मीडियन एंड मॉड व्हाइल एनालाइजिंग डेटा। जब आप डेटा को एनालाइज करते हो तो यहाँ पे मीन, मीडियन, मॉड का क्या रोल होता है। बेसिकली मीन, मीडियन, मॉड को आप क्या कहते हो, है ना। सो सेंट्रल टेंडेंसी में हमने जाना था कि मीन, मीडियन, मॉड का क्या रोल होता है। जब हमने पढ़ा था क्वेश्चन व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट इज द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि किसी भी गिवन वैल्यूज पर जो आपको दिया हुआ है, गिवन डेटा दिया हुआ है, उसके यदि सेंट्रल पॉइंट को कैलकुलेट करना है ना, तो हम वहां पे क्या कैलकुलेट करते हैं, इन सेंट्रल टेंडेंसीज का यूज कर लेते हैं, दैट इज मीन, मीडियन, मॉड। सो उन्हीं के रोल को यहाँ पे डिस्कस करना है। लॉन्ग आंसर में पूछा गया है तो एग्जाम्पल्स के साथ आपको यहाँ पे बता के आना है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। मीन, द मीन इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स। मीन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब आप एवरेज कैलकुलेट करते हो ना, जिसको हम अरिथमेटिक मीन के भी नाम से जानते हैं, कि आपके सामने कुछ नंबर्स होते हैं उनको प्लस करो और जितने टोटल नंबर ऑफ नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर दो। सो उसको हम बेसिकली किस नाम से जानते हैं, एवरेज बोलते हैं, और यहाँ पर स्टेटिस्टिकल टेक्निक में हम उसे मीन के नाम से जानते हैं। सो मीन इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स। टू कैलकुलेट मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट एड अप ऑल द नंबर्स देन डिवाइड बाय काउंट ऑफ नंबर्स, हाउ मेनी टोटल नंबर्स आर देयर, दैट इज सम, और डिवाइड बाय काउंट, है ना। मतलब क्या फॉर्मूला हो गया, ये हो गया आपका मीन का फॉर्मूला। आपको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज का सम कर लेना है, डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उनसे डिवाइड कर देना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टू कैलकुलेट द मीन ऑफ नंबर 7, 13, 22। सो यहाँ पर 7, 13, 22 तीन नंबर्स आपके पास हैं, इन सब का टोटल करना है तो सम कैलकुलेट हो जाएगा। फर्स्ट ऐड द नंबर 7 + 13 + 22 आ गया 42। सो सम आ गया आपका 42। फिर काउंट करना है कितने नंबर से, 3 नंबर से, तो काउंट ऑफ नंबर्स इज 3, देन डिवाइड दिस सम बाय 3। सो 42 डिवाइड बाय 3 दैट इज 14.3। सो मीन ऑफ द अबव गिवन 3 नंबर्स इज 14। तो इन तीनों नंबर का जो मीन होगा, है ना, जो एवरेज कैलकुलेट होगा वो कितना कैलकुलेट होगा, 14 कैलकुलेट हुआ। ओके, आगे बात समझ में, मीन तो बहुत ईजी है ना। नेक्स्ट देखते हैं मीडियन। द मीडियन इज द मिडल नंबर इन द सेट ऑफ द डेटा। मिडल नंबर जो होता है गिवन सेट ऑफ डेटा का वो कहलाता है आपका मीडियन। दैट इज ऑर्डर्ड फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। टू कैलकुलेट मीडियन, अरेंज द वैल्यूज ऑफ द डेटा सेट। सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमें डेटा सेट की जो वैल्यूज है उन्हें अरेंज करना होता है ना, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आपको वैल्यूज को अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एंड पिक द मिडिल मोस्ट वैल्यू। अरेंज करने के बाद आपको जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है उसे सिलेक्ट कर लेना और वही आपके मीडियन बन जाएगा। इफ देयर इज एन इवन नंबर, ये कहानी तो आपकी ऑड नंबर की हो गई कि जब ऑड नंबर होते हैं तब आप इजीली कर सकते हो। मतलब जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन देखा 7, 13 और 22, यही क्वेश्चन देखा तो यहाँ पे 3 नंबर थे, ठीक है। तो पहले इनको अरेंज करना था तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। सो यहाँ पे मिडिल वैल्यू हमने 13 बता दी तो 13 मीडियन हो गया। लेकिन वहीं यदि इवन नंबर्स होते हैं, इफ देयर इज एन इवन नंबर ऑफ द मिडिल डेटा, यू टेक द एवरेज ऑफ मिडिल 2 नंबर्स टू फाइंड द मीडियन। तो जब इवन नंबर्स होते हैं तो मीडियन कैलकुलेट करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। सो 2 वैल्यूज मिलती है आपको यहाँ पे इवन नंबर से मीडियन में 2 वैल्यूज मिलती है, उन दोनों का एवरेज निकालो तो मिड वाली वैल्यू निकलेगी, वही मीडियन कहलाएगा। राइट, एग्जाम्पल से समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। द कैलकुलेट ऑफ द मीडियन ऑफ नंबर 7, 13, 22। 3 नंबर्स है, मतलब ये जो आपको सीरीज दी हुई है ये ऑड नंबर्स की है, यहाँ पे तीन नंबर्स है टोटल, है ना। सो सबसे पहले अरेंज कर लें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऑलरेडी अरेंज्ड है 7, 13, 22। अब इनमें मिडिल वैल्यू क्या है अरेंज करने के बाद, 13 है, सो 13 इज द मीडियन।
So consider the middle number of the arranged set of numbers for the given set 7, 13, 22. The middle number is 13 which is the median. Okay. अब वही यदि इवन नंबर्स होते हैं तब क्या करोगे? सो इफ देयर आर टू मिडिल नंबर्स, है ना, इवन नंबर होंगे तो बीच में आपको दो मिडिल नंबर मिलेंगे इन केस ऑफ इवन नंबर्स इन द गिवन सेट. देन टेक द एवरेज ऑफ टू मिडिल नंबर, तब आपको दो मिडिल नंबर के एवरेज निकालना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल 7, 13, 22 और 15, है ना. सो टू कैलकुलेट द मीडियन ऑफ दिस नंबर 7, 13, 22 एंड 15, तो यहाँ पे ये नंबर्स का जो सेट है वो क्या है? इवन है. ये जो डेटा वैल्यूज आपको दी हुई है, यदि टोटल नंबर ऑफ देखा जाए तो इवन है, 4 वैल्यूज है ना. इवन दैट इज 4 नंबर ऑफ वैल्यूज है, राइट. तो अब यहाँ पर मीडियन कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले तो आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में. सो अरेंज करोगे तो क्या हो जाएंगे? 7, 13, 15 और 22. ये आपने अरेंज कर लिया. अब इवन नंबर से तो यहाँ पे देखो दो मिडिल वैल्यू आपको दिखेगी 13 और 15, है ना. So consider the middle number of arranged set of numbers like 7, 13, 15, 22. The two middle numbers are 13 and 15. यही मिले 13 and 15. इनका आपको एवरेज लेना है. इनका आपको क्या करना है? एवरेज लेना है. 13 प्लस 15 डिवाइड बाय 2. तो जो भी आंसर आता है लाइक 28 डिवाइड बाय 2 दैट इज 14. तो 14 आपका जो होगा वो क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा. सो टेक द एवरेज ऑफ टू मिडिल नंबर. एग्जांपल फॉर द गिवन सेट वी शैल टेक द एवरेज of two middle number 13 and 15. 13 plus 15 divided by 2, thus the median will be 14. तो मीडियन क्या हो जाएगा? 14. सो दोनों चीजों से मीडियन कैसे कैलकुलेट करना समझ में आ गया. अब ये क्वेश्चन थियोरेटिकली यदि आपसे लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है और एग्जाम्पल भी आपको खुद को ही लेना है तो आप इस तरीके से इन शॉर्ट स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें एक्सप्लेन करके आ सकते हो, है ना. नाउ मॉड. द मॉड इज द नंबर दैट ऑकर्स मोस्ट ऑफन. मॉड का मतलब क्या हुआ? पूरी गिवन डेटा सीरीज में से जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार ऑकर होता है वो कहलाता है मॉड. सो टू कैलकुलेट मॉड, अरेंज द डेटा सेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड फाइंड द मोस्ट रिपीटिंग नंबर. सबसे पहले आपको क्या करना होगा? मॉड फाइंड आउट करने के लिए जो भी डेटा वैल्यूज दी हुई है डेटा सेट में उनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. अरेंज करने के बाद जो भी नंबर सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो आपका मॉड कहलाएगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल to calculate the median mod of the number 7, 13, 22 and 13. ठीक है, यहाँ पे mod आएगा. To calculate the mod of a number 7, 13, 22, 13. ये आपके 4 डेटा वैल्यूज की सीरीज है जिसमें 7 है, 13 है, 22 है, 13 है. सबसे पहले आपको इसको क्या करना है? अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन अरेंज करना है. अरेंज द नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया तो ये हो गया नंबर 7, 13, 13 देन 22 लास्ट में पहुंच गया. अब इसके बाद आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 13 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, बाकी 7, 22 एक ही बार है ना. 7 कितनी बार है? एक बार आ रहा है. 13 कितनी बार आ रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है. 22 एक बार रिपीट हो रहा है. तो सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हो रहा है? 13 रिपीट हो रहा है. सो फाइंड द नंबर ऑफ विच रिपीट्स द मोस्ट, विच इज 13. इन दिस केस इट्स द मोड ऑफ दिस गिवन सेट. तो 13 इज द मोड ऑफ दिस गिवन सेट. आगे बात समझ में. मीन, मॉड, मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है? एक्चुअली कैलकुलेशन तो इन पे और ज्यादा टफ भी होता है जब हमारे पास में सीरीज डिफरेंट होती है. जब हमारे पास में डिस्क्रीट सीरीज होती है, ये तो हम सिंपल सीरीज की बात कर रहे हैं ना. जब मैथ्स में आपने ये पढ़ा होगा तो आपने इसके फॉर्मूलेज को भी पढ़ा होगा, राइट. जब मैंने इसको पढ़ाया है आपको टॉपिक वाइज में तब मैंने इसे बहुत डिटेल में समझाया है, बिल्कुल जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा है उसी तरीके से हमने यहाँ पे सीरीज भी लेकर इसके एग्जांपल्स को देखा है. बट क्योंकि हम आईपी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इनके बने बनाए फंक्शंस होते हैं, मीन, मीडियन, मॉड. इस तरीके से आप फंक्शंस को यूज कर लेते हो इसके, ठीक है. तो इन फंक्शंस की मदद से ये सारे कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती. बट व्हाट इन केस यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, तो कैसे लिख कर आओगे ये पता होना चाहिए, है ना. चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं. How is standard deviation related with variance? Standard deviation variance से कैसे रिलेटेड है? तो अब यहाँ पे standard deviation, variation, range ये हमने किस में देखा था? मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में, है ना. मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी. तो इस पर बना ये लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट. मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में 3 चीज हमने पढ़ी, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस. रेंज क्या होता है? सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू में से, ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट वैल्यू बोले डेटा सेट में, लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देते हो, सो जो डिफरेंस निकलता है वो रेंज कहलाता है.
है ना। वही स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली मीन से जितनी भी डेटा सेट, पहले आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन कैलकुलेट करना है, सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करना है। आपने मीन कैलकुलेट कर लिया, सो मीन से आपको सारी वैल्यूज को चेक करना है कि सारी वैल्यूज कितना वेरिएट कर रही है, कितना डिस्पर्स है मीन वैल्यू से, है ना। वो डिफरेंस हम स्टैंडर्ड डेविएशन में निकालते हैं। एट लास्ट वेरिएंस क्या होता है, जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है उसका स्क्वायर रूट आप कर देते हो तो वो वेरिएंस कहलाता है। राइट, इतना समझ में आ गया। ये तीन चीजें अब हमें यहाँ पर समझनी है। तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है वो समझेंगे। तो पहले हम वेरिएंस देख लेते हैं, है ना। द वेरिएंस इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन। टू कैलकुलेट द वेरिएंस, देखो मीन का जो भी स्क्वायर डिफरेंस रहता है हर एक वैल्यू के साथ, है ना, उसका जो एवरेज कहलाता है वेरिएंस। राइट, अब ये एक मैथमेटिकल टर्म में लिखा हुआ है। स्क्वायर डिफरेंस समझते हो, स्क्वायर समझते हो डिफरेंस। जैसे सपोज हमने बोला कि x बार मीन है और आपके पास में 4 वैल्यू है, x1 x2 x3 x4, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला है कि द वेरिएंस इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्ड डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन। तो मीन से हर एक वैल्यू को आपको माइनस कर देना है, तो ये आपका डिफरेंस निकल रहा है, ठीक है। और फिर इन सबको प्लस कर देना है, प्लस करके आपको इसका स्क्वायर निकालना है, डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से। सो यही पूरी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है जो मैथमेटिकल टर्म्स में मैंने अभी आपको समझाई है। ओके, सो कैलकुलेट द मीन ऑफ द नंबर्स एंड देन फॉर ईच नंबर, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले स्टेप में मीन कैलकुलेट करना है ना। कैलकुलेट इट्स डिफरेंस फ्रॉम द मीन, फिर मीन से हर एक नंबर का डिफरेंस निकालना है एंड स्क्वायर द रिजल्ट द स्क्वायर डिफरेंस। फिर हर एक डिफरेंस का स्क्वायर कैलकुलेट करना है आपको, यहाँ पर इसका स्क्वायर भी कैलकुलेट करना फिर ऐड करना है। फाइनली डिवाइड दिस वैल्यू विथ काउंट ऑफ नंबर्स टू गेट द एवरेज ऑफ दोज स्क्वायर डिफरेंस। सो ये स्टेप्स है वेरिएंस कैलकुलेट करने की। क्या बताया, जो अभी मैंने आपको समझाया मैथमेटिकल टर्म्स में, अब हम समझ लेते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। तो आपको ये एक एक स्टेप अच्छे से समझ में आएगी। इसको पॉइंट वाइज भी लिख कर आ सकते हो, है ना। सो द वेरिएंस ऑफ अबव शोन 3 नंबर्स विल बी, जो 3 नंबर्स वाला एग्जाम्पल अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा 7, 13 और 22 वाला, वही सेम लिया हुआ है हमने। देखो 7, 13 और 22, इसका मीन क्या निकाला था हमने, इसका मीन निकाला था हमने 14, है ना। तो अब यहाँ पे क्या बताया है, स्क्वायर ऑफ नंबर 7 डिफरेंस फ्रॉम मीन। तो मीन से पहले 7 को माइनस किया तो 7 आया, फिर मीन से हमने इसको माइनस किया 13 को तो 1 आया, फिर मीन से हमने इसको माइनस किया तो -8 आया। राइट, इतना क्लियर। अब साथ ही आपको इनके क्या कर देना है, स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना है। तो 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, -8 का स्क्वायर 64। तो ये स्क्वायर कैलकुलेट हो गए, ये मीन से डिफरेंसेस कैलकुलेट हो गए। सो कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द नंबर एंड द नंबर, देन फॉर ईच नंबर कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ द मीन, देन स्क्वायर द रिजल्ट। यहां तक तो आपको समझ में आ गई लाइन अच्छे से। अब इसके बाद फाइनली डिवाइड दिस वैल्यू विद काउंट ऑफ नंबर्स, इन सबको प्लस करो और कितनी वैल्यूज है आपके पास में, 3 वैल्यूज है तो उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या करना है आपको, फाइनली सम कर दिया तीनों वैल्यूज का, ये सम आ गया, और काउंट ऑफ द नंबर्स, टोटल नंबर्स 3 है उनसे डिवाइड कर दिया, तो ये कैलकुलेट हो गया बेसिकली आपका वेरिएंस। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, इजी आ गया समझ में। अब आ जाओ स्टैंडर्ड डेविएशन पे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस से ही कैलकुलेट होता है ना। जब आप वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हो कहीं ना कहीं, मतलब आप इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जब वेरिएंस कैलकुलेट होगा तभी आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल पाओगे, है ना। सो द स्टैंडर्ड डेविएशन शोन एज सिग्मा, इस साइन से शो किया जाता है, इज अ मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट नंबर्स आर। जो मैंने अभी लाइन बताई कि मीन से हर एक नंबर कितना वेरिएट कर रहा है, इट इज कैलकुलेट एट द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, वेरिएंस का स्क्वायर रूट करके। इन द प्रीवियस सेक्शन यू कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ नंबर 7, 13, 22, दैट इज 38। हमने क्या निकाला था, वेरिएंस 38 कैलकुलेट किया। तो 38 का आपको स्क्वायर रूट कर देना है, 38 का स्क्वायर रूट कर देना है, तो क्या निकल आएगा आपके पास में, वेरिएंस निकल आएगा। सो 38 का आपने स्क्वायर रूट कर दिया तो ये आपके पास में वेरिएंस निकल आया, दैट इज 6। आ गई बात समझ में कि नहीं आई समझ में, कि कैसे वेरिएंस और कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है ना। यदि स्टैंडर्ड डेविएशन आपने एक बार निकाल लिया तो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लोगे वेरिएंस का, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो इजीली, और इसको सिग्मा साइन से डिनोट किया जाता है। और ऐसे ही ये दोनों रिलेटेड हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, लाइक व्हाट आर द मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फिर रेंज भी समझा के आना पड़ेगा, है ना। सो कोई डाउट नहीं है, सारे लॉन्ग आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिनिश हुआ है हमारा पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला ये चैप्टर, जिसमें हमने चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग डेटा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझा है। साथ ही हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज भी हुआ है। सो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो
वीडियोस को नहीं देखा है, वीडियोस को देखो ताकि आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स को फिर खुद से लिख सकते हो, राइट। और जो भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो वो वीडियो भी बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अब मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, UPSC, यूपी बिहार बोर्ड लाइक दिस, इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। इवन आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई पेमेंट नहीं करना है। और अब तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब यदि आप चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट की बुक्स को एक्सेस करना या फिर सैम्पल पेपर बुकलेट को एक्सेस करना या एमसीक्यू बुकलेट को एक्सेस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, है ना, सो वो भी पॉसिबल है डियर स्टूडेंट्स। क्या करोगे इसके लिए, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिख जाएगी, उस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे तो एक गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, उस फॉर्म को फिल कर देना, टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।